वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए अभी तक हमने क्या कहा कि आर्किटेक्चर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 5 यूनिट्स: रजिस्टर यूनिट, ALU यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट एंड अ सीरियल IO कंट्रोल यूनिट। तो अभी तक हमने रजिस्टर यूनिट स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा, देखिए माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से रजिस्टर्स यूज कर रहा है उसको क्लासिफाई किया हमने रजिस्टर यूनिट्स में। तो रजिस्टर यूनिट्स में अगर हम बात करें तो हमने देखा था प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है? एक 16 बिट का रजिस्टर है जिसमें हमेशा क्या होता है, एड्रेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसका एड्रेस? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस प्रेजेंट होता है प्रोग्राम काउंटर में। जब प्रोसेसर को रीसेट कर देते हैं तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होती है? 000H। ठीक है, नेक्स्ट देखा हमने स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो अ 16 बिट रजिस्टर। ठीक है, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? एड्रेस कंटेन ही होता है, एड्रेस प्रेजेंट होता है स्टैक पॉइंटर में। लेकिन किसका एड्रेस? स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसका एड्रेस प्रेजेंट होता है स्टैक पॉइंटर में। क्लियर? इट इज ऑल्सो 16 बिट रजिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर एक 8 बिट का रजिस्टर है जिसमें क्या होता है, 5 फ्लैग्स होते हैं। तो हमने बात करा साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं रजिस्टर विच इज कॉल्ड PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। सो नेक्स्ट रजिस्टर यूनिट में कंटिन्यू है, दैट इज नेक्स्ट रजिस्टर इज PSW। इसको होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। देखो इन शॉर्ट इसको PSW ही पढ़ा जाता है, PSW। ये क्या होता है? इट इज अ 16 बिट रजिस्टर बट इट इज नॉट अ सेपरेट रजिस्टर। ये दो रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से बना है, एक एक्यूमुलेटर और एक फ्लैग रजिस्टर के कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसको A से डिनोट किया जाता है, और एक हो गया फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर भी क्या है? 8 बिट का रजिस्टर है। तो एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? PSW बन जाएगा। तो देखिए प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इट इज अ 16 बिट रजिस्टर, इट इज 16 बिट register but it is not a separate register. It is combination of accumulator and flag register with accumulator क्या होती है? हायर बाइट होती है। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है? लोअर बाइट होती है। मींस अगर मुझे एक 16 बिट का अगर मैं PSW लिखूंगा तो देखिए एक रजिस्टर क्या हुआ? एक्यूमुलेटर, एंड दिस इज फ्लैग रजिस्टर, दिस इज फ्लैग रजिस्टर। तो इसको क्या पढ़ूंगा मैं? दिस इज नथिंग बट PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो PSW रजिस्टर 16 बिट का रजिस्टर, हायर बाइट एक्यूमुलेटर, लोअर बाइट क्या होगी? फ्लैग रजिस्टर। तो ये कंबाइंड कितने का हो गया? टोटल 16 बिट का हो गया। यही 16 बिट का रजिस्टर क्या है? PSW। तो ये सेपरेट रजिस्टर नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर, एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर, विद एक्यूमुलेटर एज हायर बाइट एंड फ्लैग रजिस्टर एज lower byte. Clear? Accumulator has higher byte and a flag register has a lower byte. So this is combined is called PSW, program status word. Now देखिए इसकी वैल्यू कैसे आएगी? सपोज कोई मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज वही एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऐड बी है सपोज, ये इंस्ट्रक्शन आई, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ऐड बी का A प्लस बी मीन्स एक्यूमुलेटर प्लस बी एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो मान लो A की वैल्यू है 35H, B की वैल्यू है 40BH। तो आप देखिए फाइनल वैल्यू क्या होने वाली है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लैग रजिस्टर फाइंड आउट करना है। A और B को एडिशन परफॉर्म करते हैं तो PSW की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जब भी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो रिजल्ट किस में जाता है? एक्यूमुलेटर में जाता है। तो रिजल्ट किस में स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। उसके बेसिस पे इस एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आया उससे क्या इफेक्ट होता है? फ्लैग्स, जिससे क्या डिसाइड करते हैं हम? फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू। तो देखिए मान लो मुझे 35H ऐड करना है किससे? 4BH से। क्लियर? इनका एडिशन चाहिए
तो यहाँ पे मैं सिर्फ बाइनरी कर रहा हूँ, बट डायरेक्ट एडिशन याद रखना कैसे होता है। तो देखिए 3 का कोड ये H क्या रिप्रेजेंट करता है, हेक्साडेसिमल नंबर। अब यहाँ पे बाइनरी कोड रखो, तो 3 का 4 बिट बाइनरी कोड 0 1 1 मीन्स हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो रहा है। 5 का 4 बिट बाइनरी कोड क्या होगा 0 1 0 1। 4 का 4 ये है 4, ये क्या है हेक्साडेसिमल में है, तो उसका बाइनरी कोड क्या होगा 0 1 0 0। नेक्स्ट इज बी कितना होता है 11, 11 का कोड क्या होगा 1 0 1 1। ये आ गया बाइनरी कोड। इनका एडिशन ही करना है एक तरह से। तो देखिए 1 + 1 0 कैरी इज 1, 1 + 1 0 कैरी इज 1, 1 + 1 0 कैरी इज 1, अगेन 1 + 1 0 कैरी इज 1, 1 + 1 0 कैरी इज 1, 1 + 1 0 कैरी इज 1, 1 + 1 0 कैरी इज 1। तो 0 + 1 1, 0 + 1 1। तो कितना आ गया, ये आ गया रिजल्ट। अब ये तो रिजल्ट आया है, तो अब देखिए फ्लैग्स ये क्या आ गई, ये आ गई एक्यूमुलेटर की वैल्यू। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटर, बिकॉज इनका जो रिजल्ट होता है एडिशन के बाद वो किस में स्टोर किया जाता है एक्यूमुलेटर में। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू आई है। अब मुझे फ्लैग्स की वैल्यू चेक करो, ये लोअर बाइट है, ये हायर बाइट, लोअर निबल है, दिस इज हायर निबल। तो देयर इज अ कैरी फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, मतलब 4 बिट के बाद कैरी जनरेट हुआ है। तो ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या आ गई 1। क्या फाइनल कैरी जनरेट हुआ है इसके बाहर, नहीं, तो यहाँ पे कोई कैरी तो जनरेट हुआ नहीं, यानी कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या आ गई 0। क्या ये एक्यूमुलेटर का रिजल्ट है। एक्यूमुलेटर के रिजल्ट में एमएसबी, ये एक्यूमुलेटर की एमएसबी है, वही क्या होती है मेरा साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग की वैल्यू क्या आ गई 1। नेक्स्ट क्या एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हुई है, दिस इज अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है, नॉन जीरो है, तो जीरो फ्लैग क्या होगा 0। अगर वैल्यू 0 हो जाती है एक्यूमुलेटर की तो जीरो फ्लैग क्या होता है 1 होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग क्या काउंट करता है, वो काउंट करता है नंबर ऑफ वंस। इसमें टोटल इस रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, ओनली 1। तो 1 क्या हो गया ऑड नंबर हो गया, एक ही बार आ रहा है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो पैरिटी फ्लैग क्या होगा 0। पैरिटी फ्लैग इज 1 व्हेन द इवन नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे तो एक ही 1 है, यानी कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए पैरिटी फ्लैग क्या होता है 0। तो अब देखिए ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ गई। फ्लैग रजिस्टर कैसे आएगा, तो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का रजिस्टर हो गया फ्लैग रजिस्टर। तो यहां पे क्या होता है कैरी, उसके बाद पैरिटी, देन ऑक्सिलरी कैरी, देन जीरो फ्लैग, देन साइन फ्लैग। दिस इज द फ्लैग रजिस्टर। तो अब देखिए इसमें वैल्यू क्या आई है फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू। सो दिस इज नथिंग बट अ फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर। तो मैं बता रहा हूँ PSW में वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाती है 16 बिट का रजिस्टर, लेकिन वो सेपरेट रजिस्टर नहीं है, उसको एक्सेस भी ऐसे ही किया जाता है, PSW लिखा जाता है। जैसे एक्यूमुलेटर को कैसे एक्सेस करते हैं A से, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्यूमुलेटर रजिस्टर विच इज 8 बिट रजिस्टर। सिमिलरली फ्लैग PSW को सिंपल PSW ही लिखा जाता है। क्लियर। तो आप देखिए अब यहां पे वैल्यू डालो फ्लैग रजिस्टर की, दिस इज S इज 1 and 0 is zero flag is 0, auxiliary carry is 1, parity is 0 and a carry flag is 0। तो ये 5 फ्लैग्स होते हैं। क्लियर। ये वाली बिट्स यूज नहीं की जाती, इसलिए यहां पे क्या एज्यूम किया जाता है 0 0 0, बिकॉज दीज बिट्स आर अनयूज इन अ फ्लैग रजिस्टर। 5 ही फ्लैग्स होते हैं, तो 5 बिट्स यूज होती है, जबकि है कितना ये 8 बिट का रजिस्टर। तो जो बिट्स यूज नहीं हुई है उसको क्या लेते हैं हम 0 0 0। क्लियर। तो आप देखिए नंबर कितना बन गया हेक्साडेसिमल। ये तो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू आ गई बाइनरी में, इसको चाहिए मुझे किस में हेक्साडेसिमल में। तो दिस इज 4 4। कैसे करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे। तो 4 की ग्रुपिंग करी, नेक्स्ट 4 की ग्रुपिंग करी, तो ये कितना बना 0, ये कितना बना 1 0 0 1, दिस इज 9। तो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या आ गई, फ्लैग रजिस्टर दैट इज इक्वल टू 90H। तो अब PSW की रजिस्टर क्या होता है, मुझे PSW की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो क्या होगा एक्यूमुलेटर एट हायर बाइट एंड फ्लैग रजिस्टर एट लोअर बाइट। accumulator at higher byte and flag register at lower byte।
तो लोअर 8 बिट्स किसके होंगे, फ्लैग रजिस्टर के, अपर 8 बिट्स किसके होंगे, एक्यूमुलेटर के। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू लिखो हेक्साडेसिमल में क्या आ रही है, क्योंकि वैल्यू हमेशा रजिस्टर में, चाहे वो 8 बिट का हो 16 बिट का हो, वैल्यू हमेशा हेक्साडेसिमल में ही स्टोर करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट किस में करेंगे, हमेशा हेक्साडेसिमल में। तो देखिए 0000 दिस इज 8, तो ये क्या हो गया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ रही है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ रही है 80, किसमें, हेक्साडेसिमल में, तो दैट इज रिप्रेजेंट एज 80H। फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू आई 80H, फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या आई 90H। तो PSW क्या होता है, एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर। एक्यूमुलेटर क्या होगा, हायर बाइट बनेगा, तो दिस इज 80। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, लोअर बाइट, तो ये क्या बन जाएगा 90। तो 8090 इज द वैल्यू ऑफ PSW। हायर बाइट फ्लैग रजिस्टर, लोअर बाइट, हायर बाइट एक्यूमुलेटर की वैल्यू, लोअर बाइट फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू। तो एक्यूमुलेटर में कितना है 80H, फ्लैग में कितना है 90H, तो ये कंबाइन करेंगे कितना बन गया 8090H। तो ये एक 16 बिट का नंबर है, तो PSW में क्या आ गया वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लैग रजिस्टर आफ्टर दिस एडिशन, 8090H। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है PSW। तो PSW याद रखिए 16 बिट का रजिस्टर है, लेकिन कोई सेपरेट रजिस्टर नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर एंड अ फ्लैग रजिस्टर। एक्यूमुलेटर हायर बाइट पे एंड लोअर बाइट क्या होगी उसके, फ्लैग रजिस्टर होगा। क्लियर। तो अब देखिए और रजिस्टर देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रजिस्टर इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो नेक्स्ट रजिस्टर पढ़ने वाले हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो देखिए तो नेक्स्ट रजिस्टर इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट रजिस्टर इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर देखिए क्या होता है, इट इज अ 8 बिट रजिस्टर, लेकिन इसमें कोई डेटा प्रेजेंट नहीं होता। जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ऑप कोड प्रेजेंट होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज अ 8 बिट रजिस्टर जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑप कोड। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इट इज अ 8 बिट रजिस्टर which contains opcode of present instruction which contains the opcode of present instruction। तो देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में it never contains data, it never contains data। तो डेटा प्रेजेंट नहीं होता कभी भी, हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, ऑप कोड। तो देखिए पहली इंस्ट्रक्शन ऑप कोड किस, इट इज अ 8 बिट रजिस्टर which contains opcode of a present instruction or the current instruction, opcode of present instruction or the current instruction, it never contains data। तो देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मतलब क्या है, मान लो कि क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, दिस इज अ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। तो देखिए जो भी हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कहां पे स्टोर होती है, मेमोरी में। सपोज ये क्या है, मेमोरी है, मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन होती है पहले उसका ऑप कोड प्रेजेंट होता है, इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड। वो ऑप कोड फेच करके कहां पे आता है, इंस्ट्रक्शन में आता है। मतलब जो पहली इंस्ट्रक्शन है उसका ऑप कोड, उसका मीनिंग
एक तरह से समझो, ऑप कोड क्या है, उसका कोड है। अगर हमें तो पता है कि MOV क्या बताता है, मूव बताता है, लेकिन प्रोसेसर को कैसे पता लगेगा, तो वो इंस्ट्रक्शन का मीनिंग वो डिकोड करने के लिए लेके आता है। तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होती है, मेमोरी में स्टोर होती है। तो उस मेमोरी में उसका ऑप कोड फेच करके कहाँ पे आता है, इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो अब ये ऑप कोड कहाँ पे आ जाएगा, ये आगे ऑप कोड प्रेजेंट इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, इसी को पहला क्या, इसी को कहते हैं ऑप कोड फेच ऑपरेशन, ऑप कोड फेच ऑपरेशन। दिस इज ऑप कोड फेच ऑपरेशन होता है। सबसे पहला काम माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ऑप कोड फेच करता है। पहली इंस्ट्रक्शन को लेके आएगा, फिर उसका मीनिंग डिकोड करके फिर पता लगेगा उसको कि इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इस, तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। मींस यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, उसका ऑप कोड, जो भी उसका ऑप कोड आया वो बताएगा इसको इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। तो देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, एक 8 बिट का रजिस्टर है जो क्या कंटेन करता है, ऑलवेज ऑप कोड प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है डेटा के लिए नहीं मूव करवा देंगे, इसमें डेटा नहीं मूव करवाते कभी, या ये यूजर एक्सेसिबल भी नहीं होता। मींस प्रोग्रामर, अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को कभी यूज नहीं करते। ये तो एक प्रोसेसर का इंटरनल रजिस्टर होता है जिसके पास क्या होता है, ऑप कोड। नेक्स्ट हिस्ट्री में अगर आर्किटेक्चर देखोगे तो यहां पे एक और ब्लॉक होता है जिसको क्या कह रहे थे, देखिए ये होता है डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और एंड मशीन साइकिल एंड मशीन साइकिल एनकोडर, मशीन साइकिल एनकोडर। तो देखिए जब ये ऑप कोड आ गया, पहला काम, सबसे पहला काम माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ऑप कोड को फेच करता है। पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन कहां होती है, मेमोरी में स्टोर होती है। तो मेमोरी में से उसका ऑप कोड लेके आना, किसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है 8 बिट का रजिस्टर है, यूजर एक्सेसिबल नहीं है। तो हम प्रोग्रामिंग में कभी भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को नहीं यूज करते, वो तो प्रोसेसर का इंटरनल रजिस्टर है जो क्या कर रहा है, ऑप कोड लेके आया। अब इस ऑप कोड जो आया मीन जो इंस्ट्रक्शन आई है वो ऐड की आई है, मूव की आई है, या कोई सब्ट्रैक्शन की आई है, रोटेट की आई है, जंप की आई है, वो इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है वो कौन डिकोड करता है, इसका इंस्ट्रक्शन डिकोडर। तो ये जो ऑप कोड फेच आया, ये जो ऑप कोड वहां से मेमोरी से आया इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो ये किसके पास जाता है, अगला इंस्ट्रक्शन डिकोडर के बाद। ये क्या करता है, इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग डिकोड करके बताता है कि प्रोसेसर क्या करेगा ऑपरेशन, कि एडिशन परफॉर्म करना है कि सब्ट्रैक्शन, वो प्रोसेसर को कैसे पता लगेगा जब वो इस कोड को डिकोड करेगा। इसलिए नाम क्या रहा है, डिकोडर। इसको डिकोड करना है। डिकोड मतलब इसको क्या ऑपरेशन, हम तो पढ़ के बता रहे हैं ADD है तो मतलब ऐड ऑपरेशन, लेकिन प्रोसेसर को कैसे पता क्या ऑपरेशन करना है, तो वो डिकोडिंग जो होती है वो इसमें होती है। तो कितना, अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें कितनी मशीन साइकिल्स लगने वाली हैं। ठीक है, लाइक कोई इंस्ट्रक्शन ऑपरेट करना है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 10 मशीन साइकिल चाहिए, 2 मशीन साइकिल चाहिए, 5 मशीन साइकिल चाहिए। तो जब वो डिकोड होगा तब वो असाइन करेगा इतना, वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है या सब्ट्रैक्शन का। तो जो इंस्ट्रक्शन आई होगी उसको डिकोड किया जाता है इस ब्लॉक में। तो सबसे पहला काम क्या करता है प्रोसेसर, ऑप कोड को फेच करके लाता है जो करंट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, करंट इंस्ट्रक्शन कहाँ है, मेमोरी में स्टोर है, उसका ऑप कोड लेके आया है किसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो ये यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर नहीं होता, हम इसको प्रोग्रामिंग में नहीं यूज कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूं तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को यूज करूंगा, कभी नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज नॉट अ यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर, इट इज नॉट यूजर एक्सेसिबल। मीन्स जो प्रोग्रामिंग के लिए नहीं हम ये बना सकते, यूज कर सकते, इट इज नॉट यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर। प्रोग्राम लिखते हुए हम यूज नहीं कर सकते इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। क्लियर। अब देखिए, अब आता है ये जो डिकोडर है, तो इसका मीनिंग समझा रहा हूं, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। अब जो ऑप कोड फेच आया है, जो इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड आया है उसका मीनिंग डिकोड करता है ये डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर।
तो देखिए द ऑप कोड, द इंस्ट्रक्शन जिसका ऑप कोड फेच होके आया किसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आया, उसको डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, ताकि उसको पता लगे कि प्रोसेसर को क्या काम करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या मीनिंग है उस इंस्ट्रक्शन का, तो उसको डिकोड किया जाता है इस ब्लॉक में। तो ऑप कोड विच इज बीइंग फेच, द ऑप कोड विच इज बीइंग फेच in instruction register, fetch in instruction register is decoded in this block, कह लो in instruction decoder, instruction decoder, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन डिकोडर इसको डिकोड कैसे करता है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग कैसे डिकोड करेगा। एक क्या होता है, जो चिप डिजाइनर होता है जिसमें प्रोसेसर डिजाइन किया, वो क्या यूज करता है, एक माइक्रो प्रोग्राम यूज करता है, ठीक है। माइक्रो प्रोग्राम के एक प्रोग्राम है जो किसने, चिप डिजाइनर ले लिखा है ताकि प्रोसेसर को उसका मीनिंग समझा सके, ठीक है। हम तो MVI, MOV, एड, SUV तो हम तो देख के बता सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन प्रोसेसर को कैसे पता लगेगा, जब वो इसको डिकोड करेगा। और डिकोड कैसे किया जाता है, with the help of microprogram. Microprogram is a program written by a chip designer in order to make the processor understand the meaning of instruction. Clear? तो वो जब डिकोड करेगा मींस पहले आया इसका ऑपकोड, उसको डिकोड करना है इसमें, तो डिकोड इस वाले इंस्ट्रक्शन में क्या प्रेजेंट है, एक उसको डिकोड करने के लिए उस जो ऑपकोड आया है उसको डिकोड करने के लिए हमारे पास क्या एक माइक्रो प्रोग्राम होता है प्रोसेसर में, जो कौन लिखता है, जो चिप डिजाइनर है जिसने क्या करा है प्रोसेसर को डिजाइन किया हुआ है, वो एक प्रोग्राम लिखेगा, ठीक है। उस प्रोग्राम से ये डिकोड होगा, डिकोड मतलब उसका मीनिंग प्रोसेसर को पता चलेगा, अकॉर्डिंगली वो एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक में ये क्या हो रहा है, सिर्फ डिकोडिंग हो रही है। तो हमें याद करना है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूजर एक्सेसिबल नहीं होता, हम इसको कभी भी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते। जब भी प्रोसेसर स्टार्ट करता है अपना ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन क्या करता है, ऑपकोड फेच, मेमोरी से ऑपकोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाया जाता है। जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आते हैं तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या होता है, इसको डिकोड करता है, इसका मीनिंग बताता है प्रोसेसर को कि क्या मीनिंग है इसका। तो ये हुआ डिकोडिंग का मीनिंग। और डिकोडिंग की जाती है यूजिंग हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोग्राम, जो क्या एक चिप डिजाइनर ने एक प्रोग्राम लिखा है, उसकी हेल्प से इसके कोड को डिकोड किया जाता है। ये ऑपकोड आया, इसको डिकोड करना है ताकि प्रोसेसर को इसका मीनिंग समझा आ सके कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कितनी मशीन साइकिल लगेंगी उसको। तो इसीलिए कह रहे हैं मशीन साइकिल एनकोडर, कि वो जब डिकोड होगा उसका मीनिंग समझ आएगा तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर एडिशन का ऑपकोड आया, मतलब ऐड का ऑपकोड आया, तो वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा है, तो एडिशन में कितनी मशीन साइकिल लग रही है वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। उतनी मशीन साइकिल उसको देगा, तो उसका मीनिंग डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। बस दो चीजें याद रखनी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या 8 बिट का रजिस्टर है जिसमें क्या होता है, हमेशा ऑपकोड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन या करंट इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड। एक बार ऑपकोड इसमें फेच हो जाता है, उसको डिकोड किया जाता है इस ब्लॉक में, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, ताकि प्रोसेसर को उसका मीनिंग समझाया जा सके या प्रोसेसर उसका मीनिंग समझ सके, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज बीइंग डिकोडेड। ये डिकोड किया जाता है इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। क्लियर? तो ये यूजर एक्सेसिबल नहीं होता इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 8 बिट का है लेकिन यूजर एक्सेसिबल नहीं है। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट, टेम्परेरी रजिस्टर। Next register is temporary register. तो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट इज इसी में रजिस्टर यूनिट्स में टेम्परेरी रजिस्टर।
टेम्परेरी रजिस्टर देखो 8085 में 2 टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं। देखिए जब हम रजिस्टर यूनिट बनाते हैं तो क्या होता है WNZ। देखिए जब हमने रजिस्टर यूनिट बनाया था यहाँ पे, क्लियर, तो पहले क्या था WNZ था, उसके बाद B C D E H L, फिर आया प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर, ये था रजिस्टर यूनिट में। तो देखो ये जो 2 रजिस्टर होते हैं WNZ, दे आर कॉल्ड द टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं, ये कितने होते हैं 8 बिट के रजिस्टर होते हैं, लेकिन अगेन ये यूजर एक्सेसिबल नहीं हो सकते। हम यूजर मींस जो भी प्रोग्राम लिख रहा है, हमें किसी चीज का प्रोग्राम लिखना है कोई एग्जीक्यूट करने आने के लिए, जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें हम उस प्रोग्रामिंग में W और Z को यूज नहीं कर सकते, इन 2 रजिस्टर को यूज नहीं कर सकते। ये यूज किए जाते हैं प्रोसेसर से फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज ओनली। दे आर एक्सेसिबल टू प्रोसेसर ओनली फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज, क्लियर। तो देखिए टेम्परेरी रजिस्टर देयर आर टू 8 बिट टेम्परेरी रजिस्टर present in 8085 microprocessor, that is W and Z। तो W भी क्या हुआ, एक 8 बिट का रजिस्टर है, दिस इज ऑल्सो 8 बिट रजिस्टर, एंड Z इज ऑल्सो अ 8 बिट रजिस्टर। तो ये क्या हुआ, ये दोनों रजिस्टर यूजर एक्सेसिबल नहीं होते, मतलब प्रोग्राम लिखते टाइम हम इसको यूज नहीं कर सकते। इट इज नॉट, दे आर नॉट यूजर एक्सेसिबल, दे आर नॉट यूजर एक्सेसिबल, दे आर नॉट यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर। मींस प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम जब लिखेंगे उसमें हम W और Z को यूज नहीं कर सकते। दे आर यूज बाय प्रोसेसर, दे आर यूज बाय प्रोसेसर ओनली टू स्टोर टेम्परेरी डेटा इन सम इंस्ट्रक्शन। तो जब कोई इंस्ट्रक्शन में इनको यूज करता है इन, तो देखो ये W और Z प्रेजेंट क्यों है फिर? अगर W Z यूजर एक्सेसिबल नहीं है तो इस प्रोसेसर के अंदर प्रेजेंट क्यों है? बिकॉज ये यूजर एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन प्रोसेसर इनको यूज करता है फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज। किसी किसी इंस्ट्रक्शन को जब डिकोड किया जाता है या कुछ प्रोसेसर का इंटरनल ऑपरेशन हो रहा होता है तो W और Z को वो यूज करता है, सिर्फ प्रोसेसर, वो प्रोसेसर यूज करता है फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज, इन रजिस्टर्स में कुछ स्टोर करने के लिए, विच इज टेम्परेरी, क्लियर। तो इसलिए कहते हैं टेम्परेरी रजिस्टर। देयर आर 2 8 बिट टेम्परेरी रजिस्टर्स आर प्रेजेंट इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर, दैट इज W and Z, टेम्परेरी, एंड दे आर नॉट यूजर एक्सेसिबल। मीन्स प्रोग्रामिंग करते हुए हम कभी भी W और Z यूज नहीं कर सकते। हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो B या C या D या E या H या L, क्लियर, ये रजिस्टर यूज कर सकते हैं, या एक्यूमुलेटर यूज कर सकते हैं, या फिर हम 3 रजिस्टर पेयर यूज कर सकते हैं, B C D E H L, क्लियर, लेकिन W और Z नहीं यूज कर सकते, क्लियर। अब देखिए तो ये क्या हुआ, 2 8 बिट के रजिस्टर हुए जो क्या है प्रोसेसर जिनको यूज कर रहा है कुछ टेम्परेरी डेटा स्टोरेज करने के लिए, लेकिन यूजर एक्सेसिबल नहीं होते। मींस प्रोग्रामिंग लिखते टाइम हम इनको यूज नहीं कर सकते, क्लियर। तो ये हो गया रजिस्टर यूनिट। तो कौन कौन से रजिस्टर प्रेजेंट होते हैं 8085 प्रोसेसर में, उसका डिस्कशन करा। तो देखिए 16 बिट के रजिस्टर कौन कौन से मिले, एक बार इसको रिवाइंड करो कि कौन से रजिस्टर पढ़े, कौन कौन से 8 बिट के होते हैं, कौन 16 बिट के होते हैं। तो देखिए ये वो कंप्लीट रजिस्टर सेट्स या कौन कौन से रजिस्टर प्रेजेंट होते हैं 8085 प्रोसेसर में। तो हमने देखा अगर मैं 16 बिट के रजिस्टर सोचूं तो कौन कौन से है, प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर 16 बिट का रजिस्टर, PSW 16 बिट का रजिस्टर, और 3 मेरे पास आए थे रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर क्या थे, B और C। तो B हायर बाइट, C लोअर बाइट, तो एक 16 बिट का रजिस्टर बन गया। D और E, D हायर बाइट, E लोअर बाइट, तो एक 16 बिट का रजिस्टर बन गया। HL पेयर,
तो इनको दोनों को कंबाइन यूज कर रहा हूं, तो ये 8 बिट का, ये 8 बिट का, तो टोटल कितना हो गया 16। तो 3 मेरे पास रजिस्टर पेयर हो गए, मतलब 16 बिट के रजिस्टर बन गए। एक प्रोग्राम काउंटर, एक स्टैक पॉइंटर है और एक PSW है, तो ये क्या हो गया 16 बिट रजिस्टर्स। अगर मैं बात करूं 8 बिट रजिस्टर की, तो अगर मैं इनको इंडिविजुअली एक्सेस करना चाहूं, B या C या D या E या H या L, तो एक एक रजिस्टर को उठाओगे तो ये H रजिस्टर क्या है, 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। उसका नाम दिया हुआ है B रजिस्टर, H रजिस्टर, E रजिस्टर, L रजिस्टर, क्लियर। WHZ क्या हुआ है, ये भी दोनों के 8 बिट के रजिस्टर हैं, लेकिन ये क्या प्रोसेसर यूज कर सकता है इनको, यूजर एक्सेसिबल नहीं है, प्रोग्रामिंग में हम इनको यूज नहीं कर सकते। और हमने 8 बिट का रजिस्टर देखा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, विच इज ऑल्सो नॉट अ यूजर एक्सेसिबल। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसका क्या होगा, ऑपकोड प्रेजेंट होता है, क्लियर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कभी डेटा नहीं प्रेजेंट होता, कभी यूजर एक्सेसिबल नहीं होता, क्लियर। उसमें हमेशा क्या होता है, करंट इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड प्रेजेंट होता है, ताकि वो उसको डिकोड कर सके और प्रोसेसर को उसका मीनिंग समझ आ सके, क्लियर। दीज आर द रजिस्टर्स प्रेजेंट इन किसमें, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये हो गया रजिस्टर यूनिट, क्लियर। नेक्स्ट यूनिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो देखिए आर्किटेक्चर को ही हमने क्लासिफाई किया था 5 फंक्शनल यूनिट्स में। तो फर्स्ट यूनिट हुआ रजिस्टर यूनिट, कौन कौन से रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इन शॉर्ट इसी को पढ़ते हैं ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो भी प्रोसेसर में अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, वो कौन करता है, ALU यूनिट परफॉर्म करती है। जब ये अपना अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये एक्यूमुलेटर को, फ्लैग रजिस्टर को और ALU को कंबाइन यूज करके करता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग, या इट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो देखो अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करें, कौन कौन से अर्थमेटिक, एक प्रोसेसर क्या क्या काम करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्रोसेसर में कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। पहला इज क्या कर सकता है, वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सेकंड क्या कर सकता है, वो सब्ट्रैक्शन कर सकता है, ठीक है। एंड द थर्ड इज एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट कर सकता है, किसी रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कर सकता है। तो ये 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है प्रोसेसर। इनके लिए हमारे पास क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो जब इंस्ट्रक्शन में आएंगे तो पढ़ेंगे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करती है। तो अभी देखो मैंने कहा कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन एज वेल एज द लॉजिकल ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है। अगर मैं यही बात करूं लॉजिकल ऑपरेशन, एक प्रोसेसर लॉजिकल ऑपरेशन, कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो लॉजिकल मींस पहला एंड ऑपरेशन कर सकता है, और लॉजिकल और ऑपरेशन कर सकता है, लॉजिकल एक्सोर ऑपरेशन कर सकता है। नेक्स्ट इज रोटेट इन कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है या रोटेट। ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एक प्रोसेसर में। 8085 में बात करें, या ये लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, लॉजिकल और ऑपरेशन, लॉजिकल एक्सोर ऑपरेशन। तो ये नथिंग बट एंड गेट, लॉजिक एंड गेट पढ़ा। एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, एक्सोर गेट। तो उसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन है, तो 2 वेरिएबल का एंड ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेशन A एंड B, लॉजिकल और ऑपरेशन A और B, एक्सोर A एक्सोर B। तो जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो हम इसमें, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, इनके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो ये
दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। मींस कोई भी एडिशन करना हो तो एलयू करेगा, कोई कॉम्प्लीमेंट करना हो, कंपेयर करना हो किसी से, ठीक है, या फिर रोटेट करना हो, यहाँ पे भी रोटेट लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन है। जो इन सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लेकिन ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एएलयू यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल, या ये वो परफॉर्म करती है क्या, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस, एंड और एक्सओर, कॉम्प्लीमेंट, कंपेयर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। क्लियर। तो इसका काम यही है, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एएलयू यूनिट, तो इसीलिए नाम दे रहे हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो प्रोसेसर कितने एएलयू ऑपरेशंस कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट क्या थी, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल। तो बहुत सारे जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जब हमने आर्किटेक्चर करा था तो उसको ऐसे याद करने की जरूरत होती नहीं है वैसे। क्लियर। तो हमें फंक्शन पता होना चाहिए। ये थी हमारी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, x1 x2, ये क्या था, क्लॉक आउट, रीसेट इन, रीसेट आउट, ठीक है, होल्ड, HLDA, S0, S1, रीड, राइट, ये सारे ये क्या होते हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल दीज ऑपरेशंस। तो उन्हीं की एक एक करके वही सारे पिन्स हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हमने पढ़ा था यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, उसमें जितने भी पिन्स हैं, रीड, राइट, S0, S1, स्टेटस सिग्नल्स हो गए, या फिर होल्ड, HLD हो गए, क्लॉक आउट, रेडी, रीसेट इन, ये सारे क्या है, सारे प्रोसेसर के क्या हैं, कंट्रोल सिग्नल्स हैं। अब इनका काम क्या होता है वो देखना है, हमें उसका मीनिंग जानना है। क्लियर। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स की स्टडी करने वाले हैं कि प्रोसेसर में कौन कौन से रजिस्टर थे वो देखा। एएलयू यूनिट क्यों हुआ, बिकॉज वो परफॉर्म करती है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आई टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स। तो कौन कौन से टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली स्टडी ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स है प्रोसेसर में। तो फर्स्ट इज x1 एंड x2। देखिए ये x1 x2 क्या होता है, ये जो इनपुट्स होते हैं ये क्या है, जो हम प्रोसेसर को क्लॉक फ्रीक्वेंसी देते हैं। बिकॉज प्रोसेसर कैसे काम करेगा, जब क्लॉक आएगी, ठीक है, अब वो क्लॉक कहां से आती है, वो आती है बाय प्रोवाइडिंग अ क्रिस्टल ऑसिलेटर। एक ऑसिलेटर कनेक्ट किया जाता है प्रोसेसर के साथ, ताकि जो प्रोसेसर को उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होती है, क्लॉक्स चाहिए होती हैं। जैसे मैंने बोला कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए देयर विल बी सर्टेन नंबर ऑफ क्लॉक्स रिक्वायर्ड। तो कोई प्रोग्राम लिखा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए, क्लॉक्स चाहिए उसको। तो क्लॉक आएगा, एक क्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए 4 T स्टेट्स, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए 4 T स्टेट चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, 16 चाहिए, कितनी क्लॉक्स चाहिए। तो वो क्लॉक जो आ रही है प्रोसेसर में उसको कहते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्लॉक। क्या है, मींस प्रोसेसर नीड क्लॉक फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है। अब वो जो हम ऑसिलेटर से कनेक्ट, एक ऑसिलेटर प्रोवाइड किया जाता है इंटरनली, मतलब ऑसिलेटर प्रोवाइड करें टू प्रोवाइड द क्लॉक टू प्रोसेसर। अब वो जो ऑसिलेटर कनेक्ट होता है वो कनेक्ट किया जाता है x1 एंड x2। मान लिया ये x1 x2 दो पिन है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। इनके बीच में हमने क्या करा, एक ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं। ये कौन सा ऑसिलेटर होता है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसका काम क्या है, ऑसिलेटर्स क्या करता है, ऑसिलेशन जनरेट करता है, मींस क्लॉक जनरेट करके दे रहा है किसको, प्रोसेसर को। ये प्रोसेसर है, ठीक है, मान लो ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, दिस इज माइक्रो प्रोसेसर। तो इसको क्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है फॉर इट्स ऑपरेशन। तो बिना क्लॉक के तो प्रोसेसर काम ही नहीं करेगा। वो क्लॉक कहां से आएगी प्रोसेसर के पास, एक ऑसिलेटर कनेक्ट करेंगे। कौन सा ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम 8085 की बात करें तो वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या द क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर में,
3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी चाहिए होते हैं फॉर 8085 और 8085 माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्ड 8085 माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्ड 8085 माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्ड 3 मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं क्लॉक फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इस ऑपरेशन कब परफॉर्म करेगा, जब उसके 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी आएगी उसको। वो जो क्लॉक जनरेट कर रहे हैं वो जनरेट करी जाती है ऑसिलेटर से। क्लियर? तो ये ऑसिलेटर क्या कर रहा है, वाइब्रेट करता है और क्या करता है, ऐसी ऑसिलेशन जनरेट करता है, हाई लो हाई लो हाई लो। तो ये क्या है, मेरी क्लॉक्स हैं, दीज आर द क्लॉक्स। ये कहां से मिल रही है, इस ऑसिलेटर से मिल रही है। प्रोसेसर को ऑपरेशन तभी करता है जब क्या आती है, क्लॉक्स आती हैं। ठीक है, अब कितनी क्लॉक्स चाहिए, वो तो ऑसिलेटर कनेक्ट करा इसीलिए कि वहां ऑसिलेशन जनरेट और क्या हो, क्लॉक्स दे सके। तो बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, ऑसिलेटर क्लॉक्स प्रोवाइड करता है प्रोसेसर को। 8085 को चाहिए होती है 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी या 3 मेगाहर्ट्ज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो प्रोसेसर जो 8085 है वो 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज की। तो जो फ्रीक्वेंसी इसको मिल रही है क्लॉक फ्रीक्वेंसी, वो कितनी होनी चाहिए, 3 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। तो ये तो 8085 प्रोसेसर है जो 8 बिट का प्रोसेसर था, विच वाज इन्वेंटेड इन 1977 में बनाया गया था। अब जो हमारे पास प्रोसेसर होते हैं वो 64 बिट के प्रोसेसर होते हैं, वो गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी, उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, गीगाहर्ट्ज में होती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ले पाएगा उतना जल्दी ऑपरेशन होता है। तो अब जो प्रोसेसर यूज होते हैं दे हैव ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज। क्लियर? ये तो अभी मेगाहर्ट्ज में ही है, तो ये 1977 का प्रोसेसर है ये। क्लियर? तो काम वही है, अभी भी प्रोसेसर ऐसे ही काम करेगा, लेकिन क्या होगा, उसकी स्पीड क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। ये काम कर रहा है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 3 मेगाहर्ट्ज की चाहिए। अब जो है प्रोसेसर उसकी गीगाहर्ट्ज में होती है। तो देखिए X1 X2 क्या है, दीज आर द इनपुट पिन, जहां पे क्या कराया जाता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग द क्लॉक टू माइक्रो प्रोसेसर। समझ आया कि X1 X2 का इनपुट। तो ये क्या है, ये इनपुट पिन्स हैं जिन पे क्या कराया जाता है, ऑसिलेटर कनेक्ट किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग द क्लॉक टू माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा ऑसिलेटर यूज करते हैं हम, क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ पे आरसी ऑसिलेटर और एलसी ऑसिलेटर यूज नहीं किया जाता, बिकॉज वो क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, उनके फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती। इसलिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा प्रोसेसर में, क्रिस्टल ऑसिलेटर को ही यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द क्लॉक। इसका काम क्या है, प्रोसेसर को क्लॉक प्रोवाइड करना। ठीक है, वो प्रोसेसर 8085 में 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक चाहिए होती है उसको फॉर इट्स ऑपरेशन। किस फ्रीक्वेंसी पे वो काम करता है, 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे प्रोसेसर काम करता है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आप लिखो X1 X2 क्या है, दीज आर द इनपुट पिन्स, दीज आर द इनपुट पिन्स, इनपुट पिन्स एट विच क्या हो रहा है, एट विच ऑसिलेटर इज कनेक्टेड, oscillator is connected. So in order to provide clock to microprocessor, a crystal oscillator is crystal oscillator is used because it has high frequency stability. RC and LC oscillators are not preferred. RC and LC oscillator are not preferred. क्लियर? तो RC LC ऑसिलेटर नहीं यूज करते
ऑसिलेटर का काम क्या होता है? जो ऑसिलेटर है उसका काम है क्लॉक प्रोवाइड करना, किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। तो वो जो हम प्रोसेसर देख रहे हैं उसके इंटरनल मतलब चिप के साथ क्या है, एक ऑसिलेटर कनेक्टेड होगा ही होगा, नहीं तो ये प्रोसेसर काम ही नहीं करेगा। इसको काम कितने पे करता है? 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक चाहिए इस प्रोसेसर को काम करने के लिए। तो वो जो ये क्लॉक्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? एक ऑसिलेटर कर रहा है, जो क्या है X1 X2 पिन पे कनेक्ट किया गया है। तो ये ऐसे कनेक्शन हुआ, दैट इज जो हम यूज कर रहे हैं ऑसिलेटर, वो कौन सा यूज कर रहे हैं? क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो X1 X2 क्या है? दो इनपुट पिन है जिन पे क्या है ऑसिलेटर कनेक्ट किया जाता है, जो क्या करता है? क्लॉक प्रोवाइड करता है माइक्रो प्रोसेसर को। तो कौन सा ऑसिलेटर यूज करते हैं? हमेशा क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया जाता है एज कंपेयर टू आरसी और एलसी ऑसिलेटर। आरसी और एलसी ऑसिलेटर यूज नहीं किए जाते। ये भी ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं लेकिन ये यूज नहीं करते बिकॉज दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, देयर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज नॉट गुड। जबकि क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, कांस्टेंट एक सेम क्लॉक ही जनरेट करता रहेगा। तो इससे कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है एज कंपेयर टू आरसी एंड एलसी ऑसिलेटर। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं। तो दो चीजें याद रखो, ऑसिलेटर का काम क्या होता है प्रोसेसर में? प्रोसेसर को क्लॉक्स जनरेट करना। वो ऑसिलेटर कनेक्ट किया जाता है बिटवीन X1 एंड X2। तो ये दोनों पिन क्या होते हैं? इनपुट पिन है। यहाँ पे क्या आ रहा है? क्लॉक आ रही है। किसकी? प्रोसेसर को जो क्लॉक चाहिए वो जनरेट करके दे रहा है ऑसिलेटर। कौन सा ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं? क्रिस्टल ऑसिलेटर। दूसरी चीज 8085 क्या चाहिए इसको? 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी चाहिए फॉर इट्स ऑपरेशन। तो 8085 प्रोसेसर को क्या चाहिए? 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक चाहिए। अब एक फॉर्मूला आता है यहां पे, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और क्लॉक फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। तो जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो प्रोसेसर की जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो क्या होती है? क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के हाफ होती है। मैंने कहा 8085 को प्रोसेसर को ऑपरेट करने के लिए हमें कितनी चाहिए? 3 मेगाहर्ट्ज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए। यानी कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 6 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। तो क्लॉक प्रोसेसर को क्या मिलती है? एग्जैक्टली हाफ ऑफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो प्रोसेसर को चाहिए 3 मेगाहर्ट्ज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं क्लॉक फ्रीक्वेंसी। दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो हम जब क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एग्जैक्टली हाफ मिलेगी किसको? प्रोसेसर को। तो प्रोसेसर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या क्लॉक फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो यही काम होता है X1 X2 पिन का। क्लियर? तो दो पिन्स क्लियर हो गई, X1 एंड X2, जहां पे क्या करेंगे? ऑसिलेटर कनेक्ट करेंगे टू प्रोवाइड द क्लॉक टू माइक्रो प्रोसेसर। बिकॉज बिना क्लॉक के तो प्रोसेसर काम नहीं कर सकता। ठीक है? तो जो हम 8085 है उसको क्या चाहिए होता है? 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक चाहिए फॉर इट्स ऑपरेशन। So that is being provided by, कौन प्रोवाइड करता है? क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो हम यहाँ पे प्रोसेसर में फ्रीक्वेंसी क्लॉक जनरेट करने के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर को ही हमेशा प्रेफर करते हैं। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर याद रखो क्या देता है? क्लॉक्स प्रोवाइड करता है किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। और जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और द क्लॉक फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट देखो, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में कौन कौन से सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पिन की बात कर रहा हूं, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स IOM, इसका मीनिंग क्या है? देखिए नेक्स्ट पिन आया IO और M। क्लियर? तो ये क्या काम करेगा? देखिए ये क्या एक आउटपुट सिग्नल होता है प्रोसेसर का, वो क्या बताता है कि IO ऑपरेशन हो रहा है, मतलब इनपुट आउटपुट से ऑपरेशन हो रहा है या मेमोरी से ऑपरेशन हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो IO ऑपरेशन क्या हो रहा है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इस पिन पे प्रोसेसर ने क्या दिखा रखा है? 0, तो ये क्या बताता है?
मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है। मेमोरी रीड भी हो सकता है या राइट भी हो सकता है। ये क्या बताता है? मेमोरी ऑपरेशन। क्लियर? तो जीरो मतलब इस पे बार नहीं है, तो जीरो आया तो बार मतलब ये वाला एक्टिवेट होगा, ये डीएक्टिवेट। तो मेमोरी का ऑपरेशन हो रहा है। आईओ क्या बताता है? ये इस पे अगर इस वाले पिन पे आउटपुट है 1 तो ये प्रोसेसर जनरेट करके दे रहा है। दिस इज आईओएम पिन है, इस पे प्रोसेसर ने क्या जनरेट किया? 1। तो ये क्या बता रहा है? आईओ के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? रीड कर रहा है, राइट कर रहा है? तो वहां देखो, एक होता है रीड बार। ये क्या होता है? अगर इस पिन पे 0 आएगा तो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये रीड बार 0 मतलब ये क्या? एक्टिव लो पिन है। बार प्रेजेंट मींस एक्टिव लो पिन है, तो 0 आएगा तो एक्टिवेट होगा। तो 0 आएगा रीड ऑपरेशन। ये क्या एक आउटपुट पिन है? रीड बार मतलब प्रोसेसर जनरेट कर रहा है इस वाले पिन पे। क्या अगर जनरेट 0 करके दे रहा है मतलब रीड ऑपरेशन हो रहा है प्रोसेसर में। तो प्रोसेसर क्या इंडिकेट कर रहा है? रीड ऑपरेशन इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? और कैसा सिग्नल है ये? एक्टिव लो सिग्नल है। बार प्रेजेंट मतलब एक्टिव लो। तो जब 0 आएगा तो रीड ऑपरेशन, जब इस पे 1 आएगा नो रीड ऑपरेशन। मतलब नो रीड ऑपरेशन मतलब नो ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा मतलब नो ऑपरेशन का मतलब रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर इस पिन पे इंडिकेट कर रखा है 0 तभी ये एक्टिवेट होगा, तभी रीड ऑपरेशन होगा। एक होता है राइट ऑपरेशन। अगर अगेन ये देखो, ये भी क्या है? आउटपुट पिन होता है प्रोसेसर का। कैसा सिग्नल है? एक्टिव लो सिग्नल है। तो इस पिन पे जब 0 आएगा तो क्या हो रहा होगा? वो राइट ऑपरेशन हो रहा होगा। ठीक है ना? राइट ऑपरेशन कब होगा? जब 0। अगर 1 इंडिकेट कर रखा है मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, नो राइट ऑपरेशन। तो नो ऑपरेशन मतलब नो राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन तब होगा जब 0। बार का मतलब एक्टिव लो सिग्नल कब काम करेगा? मतलब जब 0 आएगा। एक्टिव लो सिग्नल होता है जिस पे बार होते हैं, एक्टिव हाई सिग्नल होता है जिस पे बार नहीं होता। तो लो सिग्नल, एक्टिव लो सिग्नल 0 आएगा तो काम करेगा। अगर एक्टिव हाई सिग्नल है तो 1 आएगा तो काम करेगा। क्लियर? ये सारे पिन क्या होते हैं? आउटपुट पिन होते हैं। किसके? प्रोसेसर के। तो प्रोसेसर अगर इस पिन पे 1 इंडिकेट कर रहा है आईओ ऑपरेशन, इस वाले पिन पे 0 इंडिकेट कर रहा है तो रीड ऑपरेशन, इस वाले पिन पे 1 ऑपरेशन 0 इंडिकेट कर रहा है तो राइट ऑपरेशन। 1 क्या इंडिकेट करेगा? नो राइट ऑपरेशन। तो नो ऑपरेशन या नो राइट ऑपरेशन। ऐसे ही 0 यहां पे 1 पे रीड पिन पे 1 इंडिकेट कर रहा है तो मतलब नो रीड ऑपरेशन। क्लियर ना? रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा कहने का मतलब ये है। तो अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं आईओ एम बार, इन तीनों सिग्नल्स को देखना कि तीनों पे आता है तो कंबाइन इंडिकेट क्या कर रहा है? इट इज रीड बार, दिस इज राइट बार, और ये क्या है? ऑपरेशन परफॉर्म। रीड पे 0, यहां पे क्या आएगा? 0 0। रीड पे 0, नेक्स्ट इज 0 1 1 0 1 1। दिस इज। तो देखिए, अगर मैं इस टेबल से क्या समझते हो, जो प्रोसेसर के आउटपुट आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। प्रोसेसर के आउटपुट क्या आएंगे? देखिए, इस पिन पे 0 क्या इंडिकेट कर रहा है? मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है। इस पिन पे भी 0, इस पिन पे भी 0। क्या हो रहा है? रीड ऑपरेशन भी हो रहा है, राइट ऑपरेशन भी हो रहा है। तो दिस इज इनवैलिड इनपुट, ये कभी इनपुट होता ही नहीं है। क्लियर? तो क्या होता है? फर्स्ट इज दिस इज 1। देखो कैसे पता लगा मुझे? 0 0 दोनों पे आ जाएगा तो क्या इंडिकेट करेगा? रीड ऑपरेशन भी हो रहा है, राइट ऑपरेशन भी। ऐसा पॉसिबल है? एक बार रीड करना मतलब होता है मेमोरी से लेके आना, कुछ रीड कर रहे हैं। राइट का मतलब होता है प्रोसेसर भेज रहा है कुछ डेटा प्रोसेसर में आना मतलब रीड हुआ, कुछ डेटा प्रोसेसर से जाना मतलब राइट ऑपरेशन होने वाला है।
तो एक साथ थोड़ी ना दोनों होगा, एक टाइम पे एक ही काम हो रहा होगा, या तो रीड ऑपरेशन हो रहा होगा या राइट ऑपरेशन हो रहा होगा। तो ये प्रोसेसर की आउटपुट पिन्स हैं, इन पे क्या क्या आ सकता है और उसका मीनिंग क्या है ये लिखा। अब उसको टेबल में समराइज कर रहा हूं कि क्या क्या पिन जनरेट होते हैं। इस पे पिन पे 0 है, इस पिन पे क्या है 0, इस पे 1, क्या इंडिकेट, इस पे 0 क्या बता रहा है मेमोरी ऑपरेशन, इस पे 0 मतलब क्या बता रहा है रीड ऑपरेशन, इस पे 1 बता रहा है कि राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो ये कैसा ऑपरेशन हो रहा है रीड, और कहां से हो रहा है मेमोरी से रीड। तो पहला ऑपरेशन हमेशा प्रोसेसर क्या करता है ऑपकोड फेच। ऑपकोड कहां प्रेजेंट होता है मेमोरी से, तो मेमोरी से कुछ रीड करके लेके आ रहा है वो, तो मेमोरी से रीडिंग हो रही है, तो मेमोरी रीड ऑपरेशन। लेकिन प्रोसेसर का पहला ऑपरेशन क्या होता है हमेशा ऑपकोड फेच, लेकिन प्रेजेंट तो वो कहां पे है मेमोरी में है, तो मेमोरी से कुछ रीड ही करके ला रहा है, तो इसको कहते हैं ऑपकोड फेच। तो कौन सा ऑपरेशन हुआ, फेच ऑपरेशन हुआ, ऑपकोड फेच ऑपरेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब जब ऑपरेशन अंदर आ गया मतलब ऑपकोड जनरेट आ गया, उसको डिकोड किया। नेक्स्ट देखो, इस पे 0 आना मतलब मेमोरी ऑपरेशन, इस पे 0 मतलब रीड ऑपरेशन, 1 मतलब नो राइट। तो ये क्या हुआ मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो इसको क्या पढ़ेंगे मेमोरी रीड ऑपरेशन हो रहा है। इस पे 1 आएगा, इस वाले पिन पे 1 इंडिकेट क्या बता रहा है आईओ डिवाइस बता रहा है। इस पे 1 मतलब नो रीडिंग, इस पे 0 मतलब, इस पे 0 मतलब देखिए इस पे 0 मतलब राइट ऑपरेशन हो रहा है का किसके साथ आईओ राइट, जो आईओ डिवाइस को देखिए कैसे पता लग रहा है। 1 मतलब इस पिन पे 1 आएगा तो क्या होगा, इस पिन पे 1 मतलब आईओ डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। आईओ डिवाइस के साथ क्या हो रहा है आईओ ऑपरेशन, मतलब आईओ डिवाइस से इनपुट या रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है किसके साथ आईओ डिवाइस के साथ। जैसे हमने माउस किया, माउस के एक एक्सटर्नल डिवाइस है लेकिन क्या है एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है, तो उससे डेटा लिया जाता है प्रोसेसर में। तो अब क्या कहूंगा इनपुट रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है इनपुट डिवाइस से रीडिंग ऑपरेशन। अगर हम कुछ प्रिंटर में भेज रहे हैं तो वो प्रिंटर के एक आउटपुट डिवाइसेस है, तो प्रोसेसर से कुछ डेटा प्रिंटर में जा रहा है तो वो क्या है आउटपुट ऑपरेशन हो गया। तो इनपुट मतलब आईओ डिवाइस से इनपुट लेना, और आउटपुट मतलब आउटपुट डिवाइस को आउटपुट लेना, प्रोसेसर से जाना। तो देखो अगर यहाँ पे 1 होगा तभी वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया प्रोसेसर किससे कम्युनिकेट कर रहा है आईओ डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है। अगर 1 मतलब नो रीड ऑपरेशन, राइट पे क्या आ रहा है बाहर, तो राइट ऑपरेशन, तो क्या हो रहा है आउटपुट डिवाइस को डेटा भेज रहा है, राइट ऑपरेशन हो रहा है। तो राइट ऑपरेशन किसको होता है राइट मतलब आउटपुट डिवाइस पे राइट होना, तो आउटपुट राइट ऑपरेशन। आईओ डिवाइस, तो देखो आईओ राइट ऑपरेशन, तो इसी को पढ़ो आईओ राइट ऑपरेशन। जबकि राइट ऑपरेशन इनपुट के साथ थोड़ी ना होता है आउटपुट डिवाइस के साथ होता है, तो इसको कहते हैं आउटपुट राइट ऑपरेशन कह देते हैं। अब देखिए, अब देखो ये क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो ये रीड भी तो कर सकता है, रीड कैसे, मेमोरी पे आया 1 मतलब इस वाले पिन पे 1 क्या इंडिकेट कर रहा है आईओ डिवाइस के साथ ऑपरेशन हो रहा है। 0 पे रीड ऑपरेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, 0 पे 0 आया मतलब इस पे 0 आना मतलब क्या हुआ रीड ऑपरेशन हो रहा है, 1 पे आना मतलब नो राइट। तो एक टाइम पे या तो रीड ऑपरेशन हो रहा होगा या राइट। रीड किससे होता है इनपुट डिवाइस से होता है, तो इनपुट डिवाइस से कुछ आ रहा होगा तो प्रोसेसर आउटपुट क्या सिग्नल जनरेट करेगा 1 0 1। इस वाले पिन पे 1 इंडिकेट करेगा। देखो ये सिग्नल प्रोसेसर जनरेट कर रहा है, प्रोसेसर ने सपोज कीबोर्ड से कुछ लिया तो उस टाइम पे वो क्या इंडिकेट कर रहा है एक आईओ डिवाइस से इनपुट डिवाइस से डेटा ले रहा है, क्या कर रहा है रीडिंग कर रहा है, तो क्या हो रहा है रीड ऑपरेशन हो रहा है। तो रीड पिन पे क्या करेगा इंडिकेट 0, आईओ डिवाइस पे क्या इंडिकेट करेगा 1, तो वो क्या बताएगा आईओ रीड ऑपरेशन। इनपुट रीड ऑपरेशन होता है, आउटपुट राइट होता है। समझ आया ये 0 1 मतलब रीड ऑपरेशन। और रीड किससे करते हैं भैया आउटपुट डिवाइस से थोड़ा ना रीड करते हैं, हमेशा इनपुट डिवाइस से रीड करते हैं। तो इनपुट रीड ऑपरेशन होता है, इनपुट रीड ऑपरेशन। तो इसको चाहे आईओ रीड ऑपरेशन बोल लो, बट होता तो ये इनपुट डिवाइस के साथ है। रीडिंग लेना मतलब प्रोसेसर में डेटा कहां से आएगा, एक इनपुट डिवाइस से आएगा। तो ये क्या हुआ आईओ रीड ऑपरेशन कह लो चाहे इनपुट रीड ऑपरेशन। ऐसे ये पढ़ाई
यहां पे क्या होता है, राइट ऑपरेशन। राइट होता है मतलब एक आउटपुट डिवाइस पे राइट किया जाता है, तो उसको कहते हैं आउटपुट राइट ऑपरेशन या आईओ राइट ऑपरेशन। तो ये आईओ इनपुट आउटपुट के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है या मेमोरी के साथ। देखो इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, अगर मेमोरी में राइट भी तो हो सकता है। मेमोरी में राइट कब हो रहा होगा, मेमोरी में राइट कब हो रहा होगा, जब राइट बार एक्टिवेट होगा। ये क्या होगा 1। इस पिन पे 0 होना क्या बता रहा है, देखिए ये आउटपुट पिन है जो प्रोसेसर जनरेट कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आईओ एम पे या फिर रीड बार पे, ये क्या है आउटपुट डिवाइस है ये सारे राइट बार पे। अब इस पिन पे 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है वो देखना है हमें, तो वो पता लग जाएगा कि प्रोसेसर क्या काम कर रहा है। अगर प्रोसेसर मेमोरी में राइट का काम कर रहा है, प्रोसेसर मेमोरी में राइट कर रहा है, तो इस वाले पिन पे क्या इंडिकेट करेगा 0, इस पिन पे क्या इंडिकेट करेगा 1, राइट पे क्या करेगा 0। तो हमें क्या मिल रहा होगा आउटपुट में 0 1 0। तो यही सारे आउटपुट पॉसिबल आउटपुट लिखे हैं प्रोसेसर पे कि क्या प्रोसेसर क्या क्या बिट्स जनरेट करके देगा। 0 1 0 दे रहा है तो ये 0 मतलब मेमोरी का ऑपरेशन, इस पे 0 मतलब राइट ऑपरेशन, तो इसको क्या बोलूंगा मेमोरी राइट ऑपरेशन हो रहा है, मेमोरी राइट ऑपरेशन, मेमोरी राइट ऑपरेशन। तो ये सारे क्या है आउटपुट पिन्स हैं। रीड और राइट क्या होता है एक्टिव लो पिन है, ठीक है, एक्टिव लो पिन, ये क्या है एक्टिव हाई पिन। तो देखो इस पे 0 आना मतलब मेमोरी ऑपरेशन, इस पे 0 आना मेमोरी ऑपरेशन, इस वाले पिन पे 1 इंडिकेट करना मतलब आईओ डिवाइस का ऑपरेशन, इस पिन पे 0 आना मतलब रीड ऑपरेशन, इस पिन पे 0 आना मतलब राइट ऑपरेशन। तो दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं हो रहेंगे कि रीड भी हो रहा हो राइट भी हो रहा हो, एक टाइम पे एक ऑपरेशन हो रहा होगा। क्लियर, तो या तो 0 1 होगा या 1 0 होगा। अब वो आईओ के डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि मेमोरी के साथ कर रहा है, मेमोरी में रीड कर रहा है कि मेमोरी राइट कर रहा है, आईओ इनपुट डिवाइस से इनपुट ले रहा है या आईओ डिवाइस में मतलब आउटपुट डिवाइस में कुछ डेटा भेज रहा है, मतलब राइट ऑपरेशन हो रहा है। तो ये ऑपरेशन, सो ये क्या, ये पॉसिबल आउटकम्स है किसके, एक प्रोसेसर के। जब प्रोसेसर इंटरनली कुछ फंक्शन कर रहा होगा तो इस वाले पिन्स पे 0 1 0 1 इनमें से कुछ पिन, ये कोई आउटपुट जनरेट हो रहा होगा, उसका हमने मीनिंग देखा है बस। ये जो प्रोसेसर के आउटपुट पिन्स हैं इनका मीनिंग क्या होता है वो देखा कि अगर इस पिन पे 0, इस पिन पे 1, इस पिन पे 0 तो वो क्या ऑपरेशन हो रहा होगा। क्लियर, तो वही हमने यहां से देखा कि आईओ पे 1 मतलब आईओ ऑपरेशन, इस पिन पे 0 मतलब मेमोरी ऑपरेशन, रीड इस पे बार एक्टिव लो मतलब रीड ऑपरेशन कब होगा जब 0, राइट ऑपरेशन कब होगा जब इस पिन पे आएगा 0। रीड राइट ऑपरेशन दोनों एक साथ नहीं होंगे, एक टाइम पे एक ऑपरेशन हो रहा होगा। क्लियर, तो ये सारे क्या है प्रोसेसर के आउटपुट पिन्स होते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो एक कंट्रोल सिग्नल्स हैं एक तरह से कि क्या ऑपरेशन होगा। तो प्रोसेसर जनरेट करके दे रहा है आउटपुट, उन पिन्स पे क्या आउटपुट आ रहा है उससे हमें पता लगा कि क्या ऑपरेशन हो रहा होगा। क्लियर, ये टेबल कैसे बनी, किस पहला ऑपरेशन तो हमेशा क्या होता है ऑपकोड फेच का ही होता है। तो पहला तो आउटपुट क्या करेगा वो 0 0 1 करेगा, उसके बाद मेमोरी से करना है आईओ डिवाइस से करना है, ठीक है, वो किस ऑर्डर में करना है वो डिसाइड करेगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन आ रही है। जब उसको डिकोड करेंगे तो पता लगेगा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट जनरेट करके देगा माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस सिग्नल। S0 पिन का काम क्या होता है, S0 एंड S1 पिन। तो देखिए नेक्स्ट हम इसी में टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में बात कर रहे हैं। S0 एंड S1 दीज इंडिकेट द स्टेटस पिन्स, कहते हैं इसको स्टेटस पिन और द स्टेटस पिन्स। S0 S1 क्या है स्टेटस पिन्स। तो देखिए S0 S1, तो देखो इनपुट क्या हो सकता है 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 आ रहा है मतलब रीड ऑपरेशन हो रहा है, रीड ऑपरेशन बताता है ये। स्टेटस इंडिकेट कर रहा है, दीज आर कॉल्ड द स्टेटस पिन्स, ठीक है, विच इंडिकेट द स्टेटस। तो ये एक तरह से S0 S1 पिन क्या होता है स्टेटस पिन्स कहते हैं इसको। 0 1 मतलब रीड ऑपरेशन, 1 0 मतलब क्या हो रहा होगा उसमें राइट ऑपरेशन आ रहा होगा।
ठीक है। 1 1 मीन्स, देखिए 1 1 मीन्स 0 0, एक होगा हॉल्ट, एक क्या इंडिकेट कर रहा होगा, फेच। तो दिस इज हॉल्ट ऑपरेशन एंड दिस इज फेच ऑपरेशन, क्लियर। तो दिस इंडिकेट द स्टेटस, एक तरह से ये क्या है, स्टेटस पिन है। S0 S1 आर द स्टेटस पिन। तो इन पिन पे ये भी क्या आउटपुट पिन होता है, जो क्या होता है, प्रोसेसर जनरेट कर रहा है। 0 0 कर रहा है तो मतलब होल्ड स्टेट में है, 0 1 मतलब रीड ऑपरेशन, 1 0 मतलब क्या हो रहा है, राइट ऑपरेशन, 1 1 हो रहा है तो क्या हो रहा है, फेच ऑपरेशन। तो देखिए क्लियर। तो S0 S1 क्या है, दीज इंडिकेट द स्टेटस पिंस, कहते हैं इनको स्टेटस पिंस, क्लियर। तो ये क्या होती है, 0 0 हो सकता है, 0 1 1 0 या 1 1, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे होल्ड एंड HLDA पिन के बारे में। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, होल्ड एंड HLDA के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कब यूज होते हैं होल्ड एंड HLDA, तो ये क्या हो गई, S0 S1 पिन हो गई, ये होगी स्टेटस पिंस। अब हम पढ़ रहे हैं होल्ड एंड HLDA पिन। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में देखा था होल्ड एंड HLDA। तो उसके लिए समझने के लिए देखो होल्ड एंड HLDA कब यूज करी जाती है, जब माइक्रो प्रोसेसर को बहुत, मतलब एक IO डिवाइस से मेमोरी में बहुत ज्यादा डेटा को ट्रांसफर करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन यूज करते हैं। तो DMA ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें कहाँ यूज होती है हमारी होल्ड एंड HLDA। होल्ड क्या होता है, एक इनपुट सिग्नल है जो कौन जनरेट कर रहा है, DMA कंट्रोलर से प्रोसेसर को एक रिक्वेस्ट है कि बसेस का कंट्रोल देने के लिए, ताकि वो क्या करे, हमें जो डेटा भेजना है बिटवीन IO एंड मेमोरी, वो बहुत सारे, मान लो 10 GB का डाटा भेजना है। तो एक्चुअली डाटा पहले कैसे हो रहा था, पहले IO डिवाइस से प्रोसेसर में जा रहा था, प्रोसेसर से मेमोरी में जा रहा था। तो इसको एक डायग्राम से देखो, मान लो ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर, यहां पे है मेमोरी, ये आ गया हमारा IO डिवाइस। तो देखो पहले कैसे यूज कर रहा था, IO डिवाइस से प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर से मेमोरी में डेटा जाएगा। अगर यही डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा भेजना है, ट्रांसफर करना है बिटवीन IO डिवाइस एंड मेमोरी, तो हम फास्ट ऑपरेशन कैसे कर पाए, तो बहुत स्लो हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 10 GB का डेटा भेज स्टोर करवाना है मेमोरी से, मीन्स एक पेन ड्राइव से अगर मुझे डेटा स्टोर कराना है मेमोरी में, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में सेव कराना है, तो वो ऐसा नहीं जाएगा कि प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर से मेमोरी, वो क्या करेगा, डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करना चाहेगा। इसी ऑपरेशन को बोल रहे हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। ये कैसे किया जाता है, ये किया जाता है एक DMA कंट्रोलर की हेल्प से। यहां पे यूज होगा DMA कंट्रोलर, DMA कंट्रोलर। तो एक जो DMA कंट्रोलर है वो क्या करेगा, प्रोसेसर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा, किसकी, होल्ड से रिक्वेस्ट। होल्ड क्या होता है, एक इनपुट पिन है प्रोसेसर का। ये क्या इनपुट पिन क्या आ रहा है, DMA रिक्वेस्ट भेज रहा है किसको, प्रोसेसर को, कि बस इसका कंट्रोल, एक रिक्वेस्ट भेज रहा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए। DMA कंट्रोलर रिक्वेस्ट करता है प्रोसेसर को फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑपरेशन परफॉर्म करने देगा प्रोसेसर की नहीं। प्रोसेसर जो भी करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसको कंप्लीट करके HLDA से रिस्पॉन्स करता है। HLDA दैट इज कॉल्ड होल्ड एक्नॉलेज, कि होल्ड जो रिक्वेस्ट आई थी उसका एक्नॉलेजमेंट कर देता है कि बसेस क्या हो जाती हैं, इसके पास आ जाती हैं। तो अब डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी और IO डिवाइस में ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो जब पूरा डेटा ट्रांसफर हो गया बिटवीन मेमोरी एंड IO डिवाइस, तो ये DMA क्या करता है, होल्ड को वापस से पुल डाउन कर लेता है, मतलब 0 सेंड कर देता है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। फिर क्या होता है, जो बसेस का कंट्रोल होता है वो वापस से प्रोसेसर के पास होता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो फिर से देखो कब यूज करते हैं, यहां पे पढ़ने था इन दो पिन का मतलब होल्ड और HLDA, लेकिन समझो कि होल्ड और HLDA कहां पे यूज हुए। होल्ड क्या है, एक इनपुट सिग्नल है, क्या है, रिक्वेस्ट है DMA कंट्रोलर से प्रोसेसर को। ऑपरेशन क्या हो रहा है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस।
तो हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो ऑपरेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं? होल्ड एंड एचएलडी इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए। ये जो पिन्स हैं होल्ड और एचएलडी है पिन, इनको समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इसको कहते हैं डीएमए ऑपरेशन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की जरूरत, एक्सेस नहीं, एक्सेस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो देखिए, व्हेन लार्ज डेटा इज टू बी ट्रांसमिट बिटवीन आईओ डिवाइस एंड मेमोरी, तो क्या होगा, उसको फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ऐसा नहीं है, मतलब जब भी हमें लार्ज डेटा ट्रांसफर करना है या लार्ज डेटा नीड टू बी ट्रांसमिट बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, प्रोसेसर को नहीं देंगे कि यहां से जाएगा प्रोसेसर में, प्रोसेसर से मेमोरी में। वो होता है जब स्मॉल कुछ क्या करना है हमारे को, कोई स्मॉल डेटा भेजना है तो प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर भेजता है मेमोरी में। लेकिन जब लार्ज डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, लार्ज डाटा ट्रांसमिट करना है बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस, तो हम यूज करते हैं डीएमए ऑपरेशन, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर कैसे बताता है, डीएमए कंट्रोलर होल्ड रिक्वेस्ट भेजता है, मींस इस पिन पे 1 भेजेगा प्रोसेसर का, ये क्या है, इनपुट पिन है, तो यहां पे 1 आना मतलब होल्ड क्या होता है, एक इनपुट रिक्वेस्ट है बाय डीएमए कंट्रोलर। इस पे 1 आया मतलब वो क्या कह रहा है, इस पे रिक्वेस्ट आई है, मींस डीएमए कंट्रोलर किसको, प्रोसेसर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने दे। तो वो क्या करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहा होता है एग्जीक्यूट, उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करता है और आगे वाली इंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। जो प्रोग्राम चल रहा था वहीं पे रुक गया और क्या करा, होल्ड एक्नॉलेजमेंट से रिस्पॉन्स किया। होल्ड एक्नॉलेज किया मतलब इसको एक्नॉलेज कर दिया 1, तो ये इसने मतलब परमिशन दे दी। ये क्या था, रिक्वेस्ट था फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो होल्ड इज नथिंग बट होल्ड इज अ इनपुट टू अ प्रोसेसर फ्रॉम अ डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्टिंग फॉर डीएमए ऑपरेशन, कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन की रिक्वेस्ट है। तो होल्ड एक्नॉलेज करेगा मतलब प्रोसेसर ने एक्नॉलेज कर दिया उसको, मींस इसने अलाउ कर दिया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए। तो जब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, इसने टेम्परेरी जो बसेस का कंट्रोल है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, वो उन बसेस का कंट्रोल टेम्परेरी किसको दे दिया, डीएमए कंट्रोलर को दे दिया। अब डेटा क्या है, डायरेक्टली फास्ट रेट पे ट्रांसमिट हो जाएगा बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस। क्लियर। जब कंप्लीट डेटा ट्रांसमिट हो गया तो डीएमए क्या करेगा, होल्ड को 0 कर देगा, वापस से इस पिन को क्या कर देगा, 0। जैसे ही होल्ड 0 होगा तो वो बसेस का कंट्रोल किसके पास आ जाता है, वापस से प्रोसेसर के पास आ जाता है। तो इसको कहते हैं डीएमए ऑपरेशन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैसे होता है, देखिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए आईओ डिवाइस में large data is to be transmit between memory and IO device, between memory and IO device, then जो डेटा होता है वो क्या होता है, इसी ऑपरेशन को बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। व्हेन लार्ज डेटा इज टू बी ट्रांसमिट बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस, ठीक है, तो इट इज ट्रांसमिट एट अ फास्टर रेट, इट इज ट्रांसमिट एट फास्टर रेट with help of DMA controller, with help of DMA controller, तो DMA controller। तो देखिए अब समझ आएगा कि होल्ड का काम क्या था। ठीक है, तो ये समझ आया कि कब चाहिए मुझे, कब ये होल्ड और HLD आएंगे, विद द हेल्प ऑफ DMA कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो हम मेमोरी और आईओ डिवाइस में लार्ज डेटा ट्रांसमिट करना है एट अ फास्टर रेट, कैसे पॉसिबल है, यूजिंग डीएमए कंट्रोलर से। तो अब देखना होल्ड इज अ इनपुट रिक्वेस्ट, होल्ड इज अ इनपुट पिन और द रिक्वेस्ट टू प्रोसेसर फ्रॉम डीएमए कंट्रोलर,
रिक्वेस्टिंग फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन। तो होल्ड का मतलब समझना आप, देखो होल्ड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, समझ आया? डायरेक्ट मतलब मेमोरी और आईओ में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होने दे, प्रोसेसर के थ्रू नहीं जाना, उसको बोल रहे हैं हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। किससे पॉसिबल होता है? डीएमए कंट्रोलर से ऐसा पॉसिबल होता है। तो होल्ड क्या है? इट इज अ इनपुट रिक्वेस्ट। होल्ड इज अ इनपुट रिक्वेस्ट और इट इज इनपुट पिन है जिसपे 1 आना मतलब रिक्वेस्ट। इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज इनपुट पिन। पहले ये देखो, होल्ड क्या एक इनपुट पिन है, ठीक है? तो देखिए होल्ड पे 1 आएगा कब? जब डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा? प्रोसेसर को रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर होल्ड। मींस होल्ड पे 1 आना मींस होल्ड इज अ रिक्वेस्ट सिग्नल, इज अ रिक्वेस्ट signal from a DMA controller, from DMA controller to microprocessor। डीएमए कंट्रोलर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। होल्ड का एक रिक्वेस्ट सिग्नल है फ्रॉम अ डीएमए कंट्रोलर टू अ प्रोसेसर फॉर डीएमए ऑपरेशन, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन। डीएमए ऑपरेशन कह लो या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए ऑपरेशन। ठीक है, तो होल्ड क्या है? एक इनपुट पिन है जहां पे इनपुट कहां से आ रहा है? डीएमए कंट्रोलर से आ रहा है। होल्ड क्या होती है? एक तरह से इनपुट रिक्वेस्ट है, इट इज अ रिक्वेस्ट टू अ डीएमए कंट्रोलर। तो होल्ड पे 1 जाएगा तो मतलब इस पे क्या आई? एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई डीएमए कंट्रोलर से प्रोसेसर में। तो प्रोसेसर कैसे रिस्पॉन्स करता है उस रिक्वेस्ट को? तो व्हेन होल्ड इज इक्वल टू 1 means that is processor receive a request signal. When hold is 1, processor complete मतलब microprocessor completes current, क्या करता है? माइक्रोप्रोसेसर कंप्लीट अ करंट मशीन साइकिल and response with DMA controller and response with HLDA, hold acknowledge, HLDA क्या हुआ? hold acknowledge, hold I that was the input request, that is a request from DMA controller। HLDA is a hold acknowledge, वो जो रिक्वेस्ट आई थी उसको एक्नॉलेज कर दिया, मींस एक्सेप्ट कर ली गई उस रिक्वेस्ट को। होल्ड पे 1 आना, डीएमए कंट्रोलर 1 भेजेगा मतलब प्रोसेसर को रिक्वेस्ट कर रहा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए। तो प्रोसेसर क्या कर रहा है? जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था उसकी करंट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा और क्या करेगा? होल्ड एक्नॉलेज करेगा। HLDA क्या है? एक आउटपुट सिग्नल है टू अ डीएमए कंट्रोलर इन रिस्पॉन्स टू होल्ड। HLDA क्या? होल्ड एक्नॉलेज, होल्ड को एक्नॉलेज कर लिया, जो रिक्वेस्ट आ रही थी उसको एक्नॉलेज कर लिया गया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया उसने उस रिक्वेस्ट को। तो होल्ड HLDA पे 1 आना मतलब प्रोसेसर का एक आउटपुट सिग्नल जनरेट कर रहा है कि जो रिक्वेस्ट आई थी वो अप्रूव हो गई है। तो अब क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर ने अलाउ कर दिया किसको? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन के लिए। क्लियर? तो देखिए, when hold 1, processor complete a current machine cycle and response with HLDA, hold acknowledge। ठीक है, तो HLDA क्या है? HLDA is a output pin, it is output pin, it is generated in response, it is generated in response to hold request generated by processor, it is generated in response to hold request, तो hold acknowledge, इस पे 1 आना मतलब क्या होता है?
वो कैसे रिस्पॉन्स, जब होल्ड पे रिक्वेस्ट आई है तो उसको एक्नॉलेज मतलब अप्रूव कर दिया, इसका मतलब हो गया 1। तो जब HLDA 1 हो जाता है तो क्या होता है, तो देखो ठीक है, ये पूरा काम क्या हो रहा है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए इतना काम हो रहा है। तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना था, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। कब जरूरत पड़ी, जब बहुत ज्यादा डेटा आईओ और मेमोरी में ट्रांसफर करना था एट अ फास्टर रेट। तो हमें क्या चाहते थे कि मेमोरी का एक्सेस हमें क्या हो, डायरेक्ट हो। इसी को कह रहे हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन। ये कैसे किया जाता है, डीएमए कंट्रोलर की हेल्प से किया जाता है। डीएमए कंट्रोलर क्या देता है, इनपुट 1 मतलब होल्ड पे 1 देता है, ये होल्ड पिन है माइक्रो प्रोसेसर की, ये क्या इनपुट है, होल्ड पिन। इस पे होल्ड रिक्वेस्ट 1 आना मतलब इसकी रिक्वेस्ट आई है किससे, डीएमए कंट्रोलर की। डीएमए कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट किया प्रोसेसर को फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो प्रोसेसर जो भी करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो कंप्लीट करके होल्ड एक्नॉलेज पे रिस्पॉन्स करता है। तो HLDA इज द, ये क्या है, होल्ड एक्नॉलेज आउटपुट पिन है, लेकिन ये क्या है, इन रिस्पॉन्स टू होल्ड रिक्वेस्ट है। HLDA पे 1 आना मतलब जो रिक्वेस्ट आई थी, होल्ड रिक्वेस्ट दैट हैज बीन अप्रूव। अब बस अब क्या कर दिया, मतलब उसने अप्रूव कर दिया कि अब तुम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेरी जो बसेस का कंट्रोल होता है वो डीएमए कंट्रोलर को दे दिया जाता है इन अ डीएमए ऑपरेशन। तो जब HLDA 1 होता है तो देखो क्या होता है। अब चाहे इसी चीज को तुम हिंदी में लिख लेना, चाहे कैसे, कि क्या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। होल्ड और HLDA पिन कब काम आते हैं, जब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। तो होल्ड पे 1 आना मतलब दिस इज अ इनपुट रिक्वेस्ट आ रही है किससे, डीएमए कंट्रोलर से, किसके लिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की रिक्वेस्ट है। तो प्रोसेसर रिस्पॉन्स करेगा होल्ड एक्नॉलेज से। तो HLDA पे 1 आना मतलब प्रोसेसर ने उसको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, किसके लिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन के लिए। तो व्हेन HLDA गोज 1, तो देखिए यहां पे लिखे इसी में, व्हेन HLDA होल्ड एक्नॉलेज इज 1 मींस प्रोसेसर ने क्या करा, होल्ड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया, दैट इज होल्ड रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड। ये तो रिक्वेस्ट था होल्ड सिग्नल, ये रिक्वेस्ट थी डीएमए ऑपरेशन के लिए। होल्ड एक्नॉलेज मतलब ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। तो व्हेन HLDA इज 1, द कंट्रोल ऑफ buses is temporarily given to DMA controller for direct memory access, operation, for direct memory access operation। तो देखिए HLDA पे 1 आना मतलब इस प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या होता है, जो बसेस होती है, कौन कौन सी, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, उन बसेस का कंट्रोल टेम्परेरी किसको दिया जाता है, डीएमए कंट्रोलर। तो अब जो बसेस है वो किसके पास है, डीएमए कंट्रोलर के पास है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, डीएमए ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो व्हेन डेटा क्या होता है, व्हेन कंप्लीट डेटा इज ट्रांसमिटेड, व्हेन कंप्लीट data is transmitted किसमें, when complete data is transmitted between IO and memory, then DMA controller pulls down the hold signal। होल्ड सिग्नल मतलब HLDA होल्ड पे क्या चला जाएगा, अब होल्ड इज इक्वल टू 0। तो दैट इज, इसका मतलब क्या, होल्ड 0, वापस से डीएमए ने पहले क्या करा, 0 कर दिया। पहले भेजा था 1, रिक्वेस्ट करी थी तो उसने अप्रूव कर दी रिक्वेस्ट, मतलब HLDA पे 1 आ गया, तो बसेस का कंट्रोल इस पे आ गया। अब जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो रहा था फास्टर रेट पे हो गया। अब जब कंप्लीट डेटा ट्रांसमिट हो गया तो डीएमए होल्ड पिन को क्या कर देगा, अब डीएमए होल्ड पिन को 0 कर देगा। तो होल्ड पिन 0 होना मतलब बसेस ऑफ कंप्लीट डेटा ट्रांसमिट हो गया। नाउ बसेस इज कंट्रोल ऑफ बसेस इज गिवन बैक टू, कंट्रोल ऑफ बसेस is given back to microcontroller, is given back to microcontroller or microprocessor, not controller, is given back to microprocessor। Clear?
तो यहाँ पे ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। अब देखिए सारा काम क्या था, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का था। जब हमें लार्ज डेटा ट्रांसमिट करना था बिटवीन आईओ डिवाइस और मेमोरी, मींस पेन ड्राइव से हमें मेमोरी में, हार्ड डिस्क में कुछ सेव करना है, तो क्या करेंगे हम, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन से करेंगे ताकि क्या हो सके, फास्टर रेट पे हो सके। नॉर्मली कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है, आईओ डिवाइस से प्रोसेसर में, प्रोसेसर से जाता है मेमोरी में। अगर इतने ऑपरेशंस के ये क्या होगा, स्लो ऑपरेशन हो गया। जब लार्ज डेटा भेजना है तो हम क्या चाहते हैं, फास्टर रेट पे ट्रांसमिशन होना चाहिए। चाहे वो मेमोरी से डाटा एक्सेस कर रहे हो या आईओ डिवाइस से मेमोरी में जा रहा हूं, जो भी ऑपरेशन हो रहा है ट्रांसमिट डेटा होना चाहिए बहुत ही फास्टर रेट पे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। वो क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन होता है। जब लार्ज डेटा ट्रांसफर करना होता है तो इंटरनली जो डीएमए कंट्रोलर होता है वो रिक्वेस्ट करता है प्रोसेसर को, किसके लिए, होल्ड सिग्नल पे 1 आना, मतलब होल्ड इज अ इनपुट रिक्वेस्ट, इट इज अ रिक्वेस्ट सिग्नल फ्रॉम अ डीएमए कंट्रोलर टू अ प्रोसेसर फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन। तो प्रोसेसर जो भी काम कर रहा होता है, उसकी करंट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको खत्म करके होल्ड एक्नॉलेज पे 1 देता है, मतलब वो होल्ड एक्नॉलेज, HLD है, मतलब होल्ड एक्नॉलेज इज आउटपुट सिग्नल। वो किसको दे रहा है सिग्नल, प्रोसेसर डीएमए कंट्रोलर को सिग्नल दे रहा है कि जो रिक्वेस्ट थी वो अप्रूव हो गई है। नाउ उसने, प्रोसेसर ने अलाउ कर दिया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन के लिए। तो अब क्या होगा, जो कंट्रोल होता है बसेस का, वो टेम्परेली गिवन दिया जाता है डीएमए कंट्रोलर को, ताकि वो क्या कर सके, डायरेक्ट ट्रांसमिशन कर सके। तो जब डाटा कंप्लीट ट्रांसमिट हो जाता है तो डीएमए कंट्रोलर होल्ड को क्या कर देता है, वापस से 0 कर देता है। तो अब वो बसेस का कंट्रोल क्या हो जाता है, प्रोसेसर के बाद वापस आ जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑपरेशन। तो यही था पूरा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन। तो ये हम 2 पिंस पढ़ना चाहते थे, होल्ड एंड HLDA। समझ आ गया। तो ये डायग्राम भी अगर याद है तो उसके बाद चाहे अपने हिंदी में लिख लो, चाहे पॉइंट्स क्या क्या समझने हैं, कि जब ज्यादा बहुत लार्ज डेटा को ट्रांसमिट करना है बिटवीन मेमोरी एंड आईओ, तो हमें किसकी जरूरत होगी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की जरूरत होगी। ठीक है, अगर हम वही नॉर्मल प्रोसेस से भेजेंगे कि आईओ डिवाइस से प्रोसेसर, प्रोसेसर से मेमोरी, तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, वो स्लो ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मान लो अगर पेन ड्राइव से, मतलब एक पेन ड्राइव से 10 GB का डेटा कॉपी करना है हार्ड डिस्क में, तो क्या हो जाएगा, तो फिर अगर नॉर्मल ऑपरेशन होगा कि प्रोसेसर में, प्रोसेसर से 1 बिट वो भेजेगा, तो 10 घंटे लग जाएंगे उस काम में। जबकि होता ऑपरेशन क्या है, कुछ मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाता है ट्रांसमिशन। वो कैसे होता है, वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से हो जाता है। तो जब लार्ज डेटा को ट्रांसमिट करना होता है मेमोरी एंड आईओ डिवाइस में, तो हम इंटरनली क्या यूज होता है, डीएमए कंट्रोलर यूज होता है। तो डीएमए कंट्रोलर क्या करता है, प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करता है, किससे, होल्ड पिन पे, होल्ड पिन पे 1 आना, होल्ड पिन पे 1 मतलब इनपुट, डीएमए कंट्रोलर ने इस पिन पे क्या करा, होल्ड पिन पे, ये प्रोसेसर की इनपुट पिन है, इस पे 1 दिया किसने, डीएमए कंट्रोलर ने। तो डीएमए कंट्रोलर ने 1 आने का मतलब वो होल्ड की रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेसर को फॉर डीएमए ऑपरेशन। तो प्रोसेसर ने क्या करा, अगर रिक्वेस्ट हुआ, अगर कोई काम नहीं कर रहा होगा तो वो तुरंत क्या कर देगा, एक HLDA पे 1 देगा, मतलब उसने रिस्पॉन्स करेगा, किसके लिए, होल्ड का। ये रिस्पॉन्स है इन फॉर होल्ड, मींस होल्ड एक्नॉलेज। अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और क्या करेगा, होल्ड एक्नॉलेज दे देगा। अगर फ्री बैठा है तो क्या करेगा, डायरेक्टली HLDA को 1 करेगा। तो जैसे ही HLDA पे 1 आया, मतलब हमारी रिक्वेस्ट क्या थी, डीएमए कंट्रोलर ने जो रिक्वेस्ट करी थी वो अप्रूव हो गई है। दैट इज रीड एज होल्ड एक्नॉलेज। होल्ड वाज द रिक्वेस्ट, नाउ होल्ड एक्नॉलेज द रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड। अब वो क्या हो गया, अब उसने अप्रूव कर दिया डीएमए एक्सेस के लिए, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन के लिए उसने, प्रोसेसर ने अप्रूव कर दिया। अब जब होल्ड एक्नॉलेज 1 होता है तो प्रोसेसर के पास जो बसेस होती हैं उसका टेम्परेली कंट्रोल किसके पास जाता है, कंट्रोलर के पास, ताकि वो बसेस को यूज कर सकते फॉर ट्रांसमिटिंग द डाटा बिटवीन मेमोरी एंड आईओ, डायरेक्टली डाटा ट्रांसमिट के लिए यूज कर सके। जब कंप्लीट डाटा ट्रांसफर हो जाता है तो डीएमए कंट्रोलर क्या होता है, इसको पुल डाउन कर लेता है 0, मतलब होल्ड पे वापस से वो क्या भेजता है, 0। तो इसको पता लग जाता है कि भैया सारा काम, मतलब आईओ ऑपरेशन, डीएमए ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब बसेस का कंट्रोल वापस से किसके पास आ जाता है, प्रोसेसर के पास आ जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्लियर। तो होल्ड और HLDA का फंक्शन समझ आ गया क्या हुआ। तो देखिए,
मुझे यही दो समझाने थे पिन का मतलब। तो पूरा कब आता है, जब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट इज तो देखिए नेक्स्ट पिन क्या होता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में। तो नेक्स्ट पिन हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेसर की, दैट इज रीसेट इन। देखिए रीसेट इन, ये क्या होता है, एक्टिव लो पिन है। दिस इज द इनपुट पिन, ये ऐसी पिन होती है रीसेट पिन, रीसेट इन। ये क्या इनपुट पिन है, एक फिजिकल पिन है। एक प्रोसेसर क्या होता है, एक 40 पिन की आईसी होती है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, मींस कंट्रोल सिग्नल्स पढ़ रहे हैं कौन कौन से होते हैं। तो इस पिन पे 0 अप्लाई करेंगे। एक्टिव लो पिन है, मतलब कब काम करेगा, जब 0, जब प्रोसेसर को रीसेट करना है तो इस पिन पे क्या लगाऊंगा 0, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेसर रीसेट हो जाएगा। तो इट इज अ एक्टिव लो इनपुट पिन। रीसेट इन क्या होता है, इट इज एक्टिव लो। एक्टिव लो मतलब बार होगा वो एक्टिव लो कहलाते हैं, एक्टिव लो इनपुट पिन कहलाते हैं, इनपुट पिन, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर। तो जब भी इस पिन पे 0 आएगा, इट इज यूज्ड टू रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर। वेन एवर आर रीसेट ना, देखिए रीसेट इन bar is equal to 0 means microprocessor is reset, microprocessor is reset। तो रीसेट होता है तो प्रोग्राम काउंटर, जब प्रोसेसर को रीसेट करते हैं तो क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर इज इनिशियलाइज्ड व्हेन माइक्रोप्रोसेसर इज रीसेट, व्हेन माइक्रोप्रोसेसर इज रीसेट, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर इन जनरल, इसको प्रोसेसर भी बोलो चाहे, माइक्रोप्रोसेसर इज रीसेट, प्रोग्राम काउंटर इज पीसी इन जनरल। ये क्या होता है, पीसी क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर इज इक्वल टू 000H। तो प्रोग्राम काउंटर में क्या आ जाता है, 000H आ जाता है, क्लियर। तो रीसेट इन, प्रोसेसर को रीसेट करना है मुझे। प्रोसेसर को कैसे रीसेट कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द 0 एट दिस पिन, क्योंकि बार प्रेजेंट है मतलब एक्टिव लो पिन है, और ये क्या इनपुट पिन है, मतलब एक्सटर्नली आईओ डिवाइस से अगर हम 0 भेजें इस पिन में, तो ये क्या है, ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर को इस पिन पे 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रीसेट इन। एक होता है रीसेट आउट, रीसेट आउट। देखिए रीसेट आउट क्या है, मान लो एक आउटपुट पिन है प्रोसेसर की, रीसेट आउट। ये क्या बता रहा है, रीसेट आउट मतलब जो आईओ डिवाइस यहां पे कनेक्ट कर रखे हैं, आईओ डिवाइस, उसको रीसेट करने के काम भी आ सकता है। अगर मुझे इस आईओ डिवाइस जो भी एक्सटर्नली कनेक्टेड है इस पिन पे, वो उसको रीसेट किया जा सकता है। ये रीसेट आउट क्या बताता है, दैट प्रोसेसर इज रीसेट एंड इट इज रेडी फॉर, इट इज एक्टिव हाई आउटपुट पिन, इट इज एक्टिव हाई आउटपुट पिन, एक्टिव हाई आउटपुट पिन क्या बता रहे हैं, इट इज यूज्ड टू, देखिए रीसेट आउट 1 मीन्स, रीसेट आउट पिन पे क्या आया 1 मीन्स प्रोसेसर इज, माइक्रो प्रोसेसर इज रीसेट एंड इट इज रेडी फॉर, ready to reset the IO device। जो भी इस पिन पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस पिन पे रीसेट आउट पे 1 आना मतलब जो भी इस पिन पे कनेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बता रहा है, प्रोसेसर रीसेट हो चुका है। रीसेट आउट 1 तभी आएगा जब प्रोसेसर रीसेट हो चुका है, एंड इट इज रेडी टू रीसेट द आईओ डिवाइस कनेक्टेड एट रीसेट आउट। रीसेट आउट मतलब दूसरे को रीसेट करना है, खुद प्रोसेसर रीसेट हो चुका है। तो रीसेट आउट क्या एक आउटपुट पिन है, किसकी, प्रोसेसर की। एक्टिव हाई पिन है मतलब कब काम करेगी, जब 1, देयर इज नो बार, अगर बार नहीं बोलता तो उसको कहते हैं एक्टिव हाई पिन, ठीक है।
कैसी पिन है, आउटपुट पिन है, तो प्रोसेसर पिन आउटपुट जनरेट करके दे रहा है इस पे, तो आउटपुट पिन है। अगर प्रोसेसर इनपुट ले रहा हो तो उसको कहते हैं इनपुट पिन। तो रीसेट इन क्या थी, इनपुट पिन थी, मतलब एक्सटर्नली कोई सिग्नल देंगे प्रोसेसर में, ये प्रोसेसर दे रहा है सिग्नल एक्सटर्नली, तो ये क्या हुई, एक आउटपुट पिन हुई। ये आउटपुट पिन किसके होगा, रीसेट आउट, मतलब रीसेट आउट पे 1 आना मतलब प्रोसेसर रीसेट हो चुका है एंड इट इज रीसेट, it is ready to reset the IO device या कोई भी device which is connected at reset out pin. Processor is reset and it is ready to reset the IO device connected at reset out pin. Connected at reset out pin. Reset out pin. Clear? अगर इस पिन पे 0 आ रहा है तो मतलब जो भी डिवाइस कनेक्टेड है वो रीसेट नहीं होगा। अगर तभी होगा जब रीसेट आउट पे क्या आएगा 1, और रीसेट आउट कब 1 आता है, कब 1 आएगा, जब खुद रीसेट, मुझे आईओ जो भी डिवाइस है उसको रीसेट करना होगा, तो वो क्या होना चाहिए, इस पिन पे कनेक्ट होना चाहिए। इस पिन का मतलब वह नहीं है कि वो रीसेट ही हो जाएगा, वो उसका कनेक्शन भी तो होना चाहिए इस पिन के साथ। तो ये पिन उस पर कनेक्ट कर रखी है, तो इस पे 1 आएगा तो वो जो डिवाइस लगा होगा वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट आउट, प्रोसेसर रीसेट है एंड इट इज रेडी टू रीसेट द आईओ डिवाइस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉक आउट। तो देखिए क्लॉक इन तो कुछ होता ही नहीं, बिकॉज क्लॉक कैसे मिलती है, प्रोसेसर को क्लॉक कैसे मिलती है, बाय प्रोवाइडिंग द क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज्ड बिटवीन x1 एंड x2, बाय यूजिंग द क्रिस्टल ऑसिलेटर बिटवीन x1 एंड x2। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लॉक आउट। तो इन पिन का मतलब पता होना चाहिए, ये जानना जरूरी है, रीसेट इन क्या करती है, रीसेट आउट पिन क्या काम करती है, जो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए नेक्स्ट बता रहे हैं हम क्लॉक आउट। क्लॉक आउट क्या है, जो सेम, ये भी क्या एक प्रोसेसर का आउटपुट पिन है, दैट इज क्लॉक आउट। क्लॉक आउट सेम क्लॉक, जो प्रोसेसर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है क्लॉक, सेम क्लॉक क्या है इस पिन पे अवेलेबल है। इट कैन बी कनेक्टेड टू द आईओ डिवाइस इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज विद प्रोसेसर। क्लॉक आउट मतलब सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, सेम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसेसर इज अवेलेबल एट दिस पिन इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज द आईओ डिवाइस। अब आईओ डिवाइस क्या है, अगर स्लो है तो प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर बहुत फास्ट ऑपरेशन कर रहा है, मतलब प्रोसेसर में बहुत जल्दी क्या होता है, ऑपरेशन फास्ट होगा, उस आईओ डिवाइस का ऑपरेशन क्या होगा, स्लो। तो एक काम क्या कर सकते हैं, क्लॉक आउट, मतलब उसको क्लॉक प्रोवाइड करें, जो डिवाइस कनेक्ट कर रहा है उसको क्लॉक कहां से प्रोवाइड करें, सेम अगर ये क्लॉक प्रोवाइड करना है प्रोसेसर की, तो वो क्या होगा, सिंक्रोनाइज ऑपरेशन हो जाएगा दोनों का, प्रोसेसर का भी और एक आईओ डिवाइस का। तो क्लॉक आउट मतलब सेम प्रोसेसर क्लॉक फ्रीक्वेंसी, सेम प्रोसेसर क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक या क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम प्रोसेसर क्लॉक इज अवेलेबल एट दिस पिन। सेम प्रोसेसर क्लॉक is available at this pin. It can be given to IO device in order to synchronize the operation। मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सिंक्रोनस ऑपरेशन होता है, सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन। क्लियर। तो ये क्लॉक आउट कैसा हुआ, एक्टिव हाई आउटपुट पिन है, इस पिन पे क्या मिलता है मुझे, सेम क्लॉक मिलती है, क्या जनरेट होती है, क्लॉक जनरेट होती है, कौन सी, प्रोसेसर की 3 मेगाहर्ट्ज है तो 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक अवेलेबल होगी यहाँ पे। 8085 किस पे काम करता है, 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी, तो सेम क्लॉक क्या होगी इस पिन पे अवेलेबल होगी, क्लॉक आउट पे। क्लियर। तो सेम क्लॉक क्या है, क्लॉक आउट पिन पे अवेलेबल है, तो उसको क्या कर सकते हैं, आईओ डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन। अब देखिए रेडी, तो देखिए तब हम बात कर रहे हैं रेडी। तो रेडी का मतलब क्या होता है, देखो
अगेन जब प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और आईओ डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होना है, मींस डेटा ट्रांसमिट होना है आईओ डिवाइस, ठीक है। तो देखो प्रोसेसर की स्पीड होती है बहुत हाई, आईओ डिवाइस का जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन होता है दैट इज वेरी लो, ठीक है। तो वो दोनों को सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते, ठीक है। अगर वो आईओ डिवाइस क्या करो, या तो उसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी दे दो सेम की, अगर वो काम कर सकता है उस फ्रीक्वेंसी पे तो, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना जैसे हम प्रिंटर से, मतलब कंप्यूटर से हमने कमांड दी प्रिंटर को, प्रिंटर के आउटपुट डिवाइस है एक कंप्यूटर का है, उसके बहुत फास्ट ऑपरेशन है, हमने 10 पेज की कमांड दे दी, वो कमांड तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स चली गई, लेकिन जो प्रिंटर है वो तो स्लोली काम ही करेगा, 1 by 1 पेजेस ही निकाल रहा है, उसका ऑपरेशन तो हम बहुत फास्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमने भेजा क्या, एकदम बहुत सारी क्या दे दिया, इंफॉर्मेशन भेज दिया। तो देखो जब स्लो आईओ डिवाइस को इंटरफेस किया जाता है प्रोसेसर के साथ, तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द स्पीड, कि वो आईओ डिवाइस इतनी हाई स्पीड पे काम नहीं कर सकता जो प्रोसेसर काम करता है। तो वो क्या करता है, रेडी पिन को यूज करता है। देखिए व्हेन अ स्लो आईओ डिवाइस इज इंटरफेस, तो रेडी क्या होता है, देखिए रेडी जो पिन है, ध्यान रखना, रेडी क्या एक्टिव हाई इनपुट पिन है, ये आईओ डिवाइस की तरफ से क्या है, प्रोसेसर को वेट करने के लिए ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट भी नहीं है, मतलब एक इंटेंशनली माइक्रो प्रोसेसर को वेट करवाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर को कब पता किस टाइम पे वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा होगा बिटवीन आईओ डिवाइस जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो कब होगा, जब रेडी पिन इज हाई। तो जब आईओ डिवाइस क्या करेगा, रेडी पिन पे 1 करेगा, तभी प्रोसेसर और आईओ डिवाइस में डेटा हो रहा है, ठीक है। तो जब व्हेन स्लो आईओ डिवाइस इज इंटरफेस, व्हेन स्लो आईओ डिवाइस इज इंटरफेस, क्या करे जाते हैं, इंटरफेस विद माइक्रो प्रोसेसर, तो हम क्या यूज करेंगे, रेडी, मतलब स्लो आईओ डिवाइस को प्रोसेसर के साथ क्या करना है, यूज करना है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, पिन, रेडी पिन, व्हेन स्लो आईओ डिवाइस इंटरफेस विद माइक्रो प्रोसेसर। तो देखो स्लो आईओ डिवाइस कैन नॉट ट्रांसमिट अ डाटा एट और कैन नॉट वर्क एट अ माइक्रो प्रोसेसर रेट, ठीक है। जो माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन है दैट इज वेरी फास्ट, और ये क्या है, स्लो आईओ डिवाइस है, इसका ऑपरेशन क्या बहुत ही फास्ट है, इसका क्या है, स्लो ऑपरेशन है। तो कोई डेटा मिस ना हो जाए कि इसने 10 बिट ट्रांसमिट करी और इसको क्या मिला, ये 10, इसने 100 बिट्स को सेंड किया, 100 बिट्स सेंड हुई, इसने क्या करा, सिर्फ 10 बिट्स को ही कलेक्ट करा, ऐसा ना हो, कोई भी डेटा मिसिंग ना हो जाए, ठीक है। तो क्या करेगा, व्हेन रेडी इज हाई, व्हेन रेडी इज हाई, रेडी पिन इज हाई, only then processor, microprocessor transmit the data. It is used to make the processor to wait intentionally. It is used to make a processor to wait, it is used to make a processor to wait intentionally. देखो यहां पे मतलब क्या है, अगर आईओ डिवाइस रेडी पिन पे 1 भेजेगा, रेडी पिन क्या है, इसका इनपुट है, दिस इज रेडी पिन क्या है, इनपुट पिन है प्रोसेसर को, इसके किससे सिग्नल आ रहा है, आईओ डिवाइस से, रेडी 0, तो प्रोसेसर कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहा होगा बिटवीन आई एंड IO device and processor. There will be no data transmit. When ready is 1, only then there will be a transmission. तो ये तो बहुत प्रोसेसर की स्पीड क्या है, बहुत फास्ट है, IO की स्पीड क्या है, स्लो है। तो इन ऑर्डर तो क्या करेगा, रेडी को 0 करेगा तो प्रोसेसर वेट करेगा, जैसे ही रेडी 1 हुआ तो डेटा का ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ। तो हम क्या कह रहे हैं, रेडी क्या पिन होता है, इट इज यूज्ड टू मेक द प्रोसेसर टू वेट इंटेंशनली, ठीक है। इंटेंशनली इसको किसका होल्ड स्टेट में डाला गया, वेट स्टेट में डाला गया, किसको, प्रोसेसर को। क्या हुआ, तो समझ आया, रेडी का पिन, रेडी पे 1 होगा तभी क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट हो रहा होगा। व्हेन रेडी पिन इज हाई ओनली देन डेटा विल बी ट्रांसमिटेड, व्हेन रेडी पिन इज 0 तो ये क्या होगा, देयर विल बी नो डेटा ट्रांसमिट बिटवीन प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइस। तो देखो
रेडी कब यूज होता है? व्हेन स्लो आईओ डिवाइस इंटरफेस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, व्हेन रेडी इज हाई ओनली देन माइक्रोप्रोसेसर ट्रांसमिट द डेटा, इट इज यूज्ड टू मेक द प्रोसेसर टू वेट इंटेंशनली। मतलब क्या हुआ, आईओ डिवाइस और प्रोसेसर में कुछ डेटा जाना था, तो प्रोसेसर की स्पीड बहुत हाई है, आईओ की डिवाइस क्या है, बहुत आईओ की ऑपरेटिंग स्पीड क्या है, बहुत स्लो है। तो जब हाई स्पीड और लो इंटरफेस करते हैं तो ये जो सेंड कर रहा होगा डेटा, ये उस रेट पे रिसीव नहीं कर सकता, तो ये कैसे रिस्पॉन्स करेगा? देखो, ये सिग्नल देगा रेडी पे इनपुट 0 आ रहा है तो प्रोसेसर डेटा सेंड नहीं करेगा। आईओ डिवाइस जब 1 सेंड करेगा तभी उसी ड्यूरेशन के लिए, मान लो 10 सेकंड के लिए डेटा ट्रांसमिट हुआ, फिर इसने रेडी को क्या कर लिया 0, तो प्रोसेसर अभी और डेटा भेजने से रुक गया, तो जैसे ही बनाया फिर इसने भेजना शुरू करा। यानी कि प्रोसेसर को वेट स्टेट में डाल रहे हैं कि वेट करेगा कि आईओ डिवाइस अपना ऑपरेशन परफॉर्म करे, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, स्लो। फिर प्रोसेसर को रेडी पिन पे 1 देगा तो प्रोसेसर से डेटा ट्रांसमिट होएगा, फिर वो प्रोसेसर को होल्ड स्टेट में डाल देगा और अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। फिर जैसे ही रेडी 1 हुआ तो प्रोसेसर भेज रहा है काम, ठीक है। तो ये दिस पिन इज यूज व्हेन अ स्लो आईओ डिवाइस इज इंटरफेस विद द माइक्रोप्रोसेसर एंड इट इज यूज्ड टू मेक द प्रोसेसर टू वेट इंटेंशनली। दिस इज द पिन ऑफ रेडी। तो ये हमने कंप्लीट करे टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। तो X1 X2 देखा क्या होता है, जहां पे क्रिस्टल इनपुट अप्लाई किया जाता है, जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है प्रोसेसर को, वो क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट किया जाता है बिटवीन X1 एंड X2। तो हमने देखा नेक्स्ट आईओ ऑपरेशन हो रहा है, मेमोरी ऑपरेशन कैसे इंडिकेट करता है, वो भी क्या एक आउटपुट पिन है। रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, ये भी क्या आउटपुट पिन है, प्रोसेसर इंडिकेट करता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट वो क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा स्टेटस सिग्नल्स, उसके बाद पढ़ा हमने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जब पढ़े तो पता लगा होल्ड और HLDA पिन होते क्या है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, क्लॉक आउट देखा, रेडी देखा, रीसेट इन देखा, क्लियर। सो दीज आर द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स, क्लियर। नेक्स्ट में बात करते हैं अब इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट की। थैंक यू।